इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? अच्छा है सर, आपका? मैं भी बहुत अच्छा हूँ जी। रिवीजन करके आए हो आज पीजीपी की? गुड मॉर्निंग सर। सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो फटाफट से एक बार सारे बच्चे ऐड कर लेता हूँ, देन फिर रिवीजन स्टार्ट करेंगे। आई होप आपने चैप्टर रिवाइज किया होगा। ये कई बच्चों की वीडियो बंद है, या तो वो सोच रहा हूँ कि नहा के नहीं बैठे वो। ठीक है जी, क्या चक्कर है? सुबह सुबह नालायक 10:30 बज चुके हैं, बच्चा कह रहे 10:30 हूँ, 11 हूँ, आज संडे है। ये तो बहुत बड़ी बात है। हम आपके सेशन में आगे, नहीं तो इस टाइम तो उठते हैं हम। चलो जी, स्टार्ट करें फिर सेशन। पहले ऐसा करेंगे, पहले ना हम रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, पहले हम कर लेंगे रिवीजन, और उसके बाद फिर लास्ट में आधा पौना घंटा हम डाउट्स ले लेंगे। ठीक है जी, तो पहले हम रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद में फिर लास्ट में जो हमारा आधा पौना घंटा होगा उसके अंदर फिर हम जो भी आपके डाउट्स होंगे वो डाउट डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं। अब मुझे फटाफट से पहले तो चैट बॉक्स में ये लिख के बताओ, कौन ऐसा बच्चा है जो अपनी मर्जी से ही खुद बताना चाहता है कि सर मुझसे रिवीजन स्टार्ट कर लो। जो कहते हैं सर मैं रिवीजन स्टार्ट कर सकता हूं, स्टार्टिंग मेरे से करो। कोई ऐसा बच्चा जी? ओ माय गॉड, बस एक ही बच्चा, वंदिता। एंड सेकंड एक और बच्चे का नाम है डिम्पल। बाकी सब कह रहे हैं सर चैप्टर पता है कौन सा आज? आपको ध्यान भी है आपने चैप्टर कौन सा दिया है? ऐसा चैप्टर जो हमें कभी करके ही नहीं गए हैं। अच्छा, आप कई बच्चों के नाम आ रहे हैं, निकिता, नमन, तृप्ति, वेरी गुड, वंदिता। बच्चा कह रहा है, बच्चा चैप्टर का नाम लिख रहा है, बच्चा कह रहा है हाँ सर याद है पीजीपी दी है। ओह माय गॉड, ठीक है, गुड। निखिल, चलो जी स्टार्ट करते हैं रिवीजन। सबसे पहले वंदिता। वंदिता अपना माइक ऑन करो। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है वंदिता? ठीक है सर, बढ़िया हो? आप बताओ। हाँ मैं ठीक हूँ। चलो बहुत बढ़िया, रिवीजन स्टार्ट करें फिर। तैयारी करके आई हो अच्छे से? यस सर। ठीक है, गुड। चलो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि जो लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको एक चैप्टर दिया था पीजीबीपी का, तो जो हमारा पीजीबीपी का चैप्टर है वो किस सेक्शन से स्टार्ट होता है और कहाँ पर हमारा खत्म होता है, पहले तो ये बताओ। सर सेक्शन नंबर 28 से स्टार्ट होता है और 44 डीबी पे ख़त्म होता है। बहुत बढ़िया। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि पीजीपी के चैप्टर में एक आपने ना एक्सपोर्ट इंसेंटिव पढ़े होंगे कि एक्सपोर्टर को ना कई सारे इंसेंटिव मिलते हैं। तो मुझे ये क्लियर कर दो कि एक्सपोर्टर को जो इंसेंटिव मिलते हैं वो इंसेंटिव कौन कौन से होते हैं और वो इंसेंटिव किस हेड में टैक्सेबल होते हैं, ये बता दो। सर इंसेंटिव्स होते हैं IEL। सर फुल फॉर्म नहीं याद किया है मैंने। पूरा कंप्लीट कुछ याद हो कि कुछ थोड़ा थोड़ा याद हो कि हाँ ये वाले मिलते हैं कुछ? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस। इंपोर्ट नहीं, एंटाइटलमेंट लाइसेंस। एंटाइटलमेंट लाइसेंस। ओके, और आगे? ड्यूटी ड्यूटी फ्री ड्यूटी फ्री DEPB करके कुछ था सर। ड्यूटी फ्री रिप्लेसमेंट सर्टिफिकेट। हाँ आपके एग्जाम हाँ। में फुल फॉर्म आ सकती है नालायक, क्योंकि आपके एग्जाम एमसीक्यूज हैं, वो डायरेक्टली पूछ लेंगे ओके डीईपीबी की सर। फुल फॉर्म क्या है इनमें से, तो फुल फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए। चलो और बताओ, एक ठीक तो है हो गया सर। इंपोर्ट एंड टाइटलमेंट लाइसेंस, देन हो गया ड्यूटी फ्री रिप्लेसमेंट सर्टिफिकेट, और बताओ कुछ याद आ रहा हो? इम्पोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस। पीछे भाई आ गया, भाई से पूछ लो।
उसको नहीं आता होगा सर, अच्छा पागल है। चलो, और कुछ भी याद नहीं है। अ, 5 इंसेंटिव थे टोटल। एक तो कैश कंपनसेटरी कुछ करके था। सीसी, हाँ, कैश कंपनसेटरी सर्टिफिकेट करके तो कुछ नालायक। था। कैश कंपनसेटरी सर सपोर्ट। फुल फॉर्म नहीं याद है। चलो, फुल फॉर्म मुझे कौन बताएगा? आकृति, आकृति कहाँ गया बच्चा? चलो, आकृति के अलावा श्रेया। यस सर। मैं बताऊं सर? श्रेया, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आप मुझे बताओ फुल फॉर्म पांचों की कौन कौन सी हैं, 5 इंसेंटिव कौन कौन से हैं? सर मैं बताऊं श्रेया? हाँ हाँ बिल्कुल श्रेया, आप बताओ। हाँ सर, सीसीएस है कैश कंपनसेटरी सिस्टम। नालायक और आप फिर भी। कैश कंपनसेटरी सपोर्ट। ओ सॉरी सपोर्ट। हाँ। उसके बाद ड्यूटी ड्रॉबैक है, फिर ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम, फिर इंपोर्ट इंटाइटलमेंट इंटाइटलमेंट लाइसेंस, और सर एक था और एक और है? करके ड्यूटी फ्री ऐसे कुछ था ड्यूटी सर, फ्री रिप्लेसमेंट सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट। यस सर। चलो अच्छा, ये बताओ ये पांचों इंसेंटिव जो है हमारे किस हेड में टैक्सेबल होते हैं? हेलो सर, फिर से बोलिएगा। ये पांचों इंसेंटिव जो हैं हमारे किस हेड में टैक्सेबल होते हैं? पीजीबीपी। पीजीपी के अंदर। बहुत बढ़िया। वंदिता, मैं दोबारा वापस आपके पास आ रहा हूँ, अपना माइक ऑन करो। यस सर। आप मुझे बताओ पीजीबीपी के चैप्टर में डेप्रीसिएशन के सेक्शन हमारे कौन कौन से हैं? 3211, 3212 और 3212A। तो 3212 जो है वो हमारा डेप्रीसिएशन कौन सा है? नॉर्मल डेप्रिसिएशन। नॉर्मल डेप्रीसिएशन हमें किन एसेट्स पर मिलता है? सर सारी एसेट्स पे मिलता है, चाहे वो ओल्ड हो चाहे न्यू हो। और अगर टेंजिबल इंटेंजिबल हो उन पे भी मिलेगा? टेंजिबल इंटेंजिबल सब पे मिलता है। नॉर्मल डेप्रीसिएशन के जो रेट हैं क्या वो एक्ट में ही दिए हुए हैं या उसके लिए हमें रूल्स के पास जाना होता है? एक्ट में दिया हुआ है सर। एक्ट में दिए हुए हैं। हाँ। एक बार मैं दोबारा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, नॉर्मल डेप्रीसिएशन के जो रेट हैं क्या वो हमें सेक्शन में ही गिवन है या उसके लिए रूल्स के पास जाना पड़ता है? सेक्शन में ही गिवन है सर। सेक्शन में गिवन है। सेक्शन नंबर 3212 हाँ। में डेप्रीसिएशन के क्या कोई रेट गिवन है? 4 रेट्स गिवन है सर। कहाँ पे गिवन है? मैंने तो आज तक पढ़े ही नहीं। कौन कौन से रेट गिवन है? 4? सर बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी और इंटेंजिबल एसेट पे। नालायक, वो सेक्शन में गिवन नहीं है, वो रूल्स में गिवन है। याद करो 3212 की लास्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है कि रेट एज मे बी प्रिस्क्राइब। अच्छा। तो प्रिस्क्राइब तो हमारे रूल्स में है ना। जो एडिशनल डेप्रीसिएशन है उसके रेट जो हैं वो एक्ट में लिखे हुए हैं, बट जो नॉर्मल अच्छा। डेप्रीसिएशन है उसके रेट जो हैं वो रूल्स में है। ठीक है जी? ठीक है सर। ओके। चलो, वेरी गुड वंदिता। थैंक यू सर। मेरा अगला क्वेश्चन है दिव्या। यस सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जो नॉर्मल डेप्रीसिएशन है यस सर। वो मुझे किस ईयर से मिलना स्टार्ट होगा, ये बता दो। सर जब पुट टू यूज किया होगा। जब एसेट क्या करेंगे? पुट टू यूज। Put to use। यूज करना स्टार्ट करेंगे। ओके। सेकंड मेरा क्वेश्चन आपसे ही है कि लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लो मैंने कोई प्लांट एंड मशीनरी परचेज की है प्रीवियस ईयर 1920 में ठीक है। और उसको मैंने यूज किया 2021 में। तो मैं डेप्रीसिएशन जो पीएनएल में डेबिट करूंगा वो 1920 में करूंगा या 2021 में करूंगा? 2021 में। अगला मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने परचेज की 1920 में, यूज किया 2021 में, बट जो मैंने यूज किया ना वो सिर्फ 100 दिन के लिए किया। तो जो सर, तो 2021 में डेप्रीसिएशन क्लेम करूंगा पूरा करूंगा या हाफ करूंगा? सर हाफ मिलेगा। एक बार दोबारा से क्वेश्चन सुनो ध्यान से। मैंने क्वेश्चन ये बोला है कि 1920 में एसेट परचेज की है, 2021 में यूज की है और वो 2021 में यूज की है 100 दिन के लिए। तो 2021 में डेप्रीसिएशन जो क्लेम होगा फुल होगा या हाफ होगा? सर हाफ होगा। हाफ क्यों होगा? लॉजिक बताओ। सर क्योंकि लेस देन 180 डेज है ना। लेस देन 180 डेज हमने यूज किया हो तो हाफ मिलता है। तो लेस देन 180 डेज वाला कॉन्सेप्ट क्या हर साल चेक करते हो या जिस साल परचेज किया उस साल चेक करते हो? जिस साल परचेज किया। आपने परचेज कब किया था फिर?
ये 1920 सॉरी सर फुल मिलेगा। हाँ फुल मिलेगा, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये आप गलतियां करके आओगे एग्जाम में, ये बात ध्यान देना। ओके सर। ठीक है, गुड। मेरा अगला क्वेश्चन है फिर शिवानी। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया सर। अच्छा आप आप, कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ जी, बिल्कुल आपके विशेष हैं आपके, बहुत बढ़िया, थैंक यू। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि पीजीपी के चैप्टर में ना एक सेक्शन नंबर 35 हमारा है। जी सर, साइंटिफिक रिसर्च। हाँ, तो साइंटिफिक रिसर्च के लिए एक तो 3511 है और एक 3512 है और एक 3513 और एक 3514 है। मुझे बस ये जानना है कि अगर मेरा बिजनेस साइंटिफिक रिसर्च का है, उसके लिए मैंने कोई रेवेन्यू खर्चा किया है तो मुझे कितने % की डिडक्शन मिलेगी? सर 100% की डिडक्शन मिलती है। अच्छा, अगर मैंने कोई बिजनेस कमेंसमेंट से पहले कोई खर्चा किया, क्या वो भी मुझे अलाउड हो जाएगा? जी सर, 3 इयर्स का सर रहता है इसमें। अच्छा, 3 साल तक का होता है, तो सारे खर्चे अलाउड होते हैं, कुछ स्पेसिफाइड हैं? सर कुछ स्पेसिफाइड रहते हैं खर्चे। कौन से स्पेसिफाइड हैं? सर वो याद तो नहीं आ रहा। याद करो, 2 खर्चे हैं टोटल। आयुष कह रहा है एक्सेप्ट लैंड, नालायक। मैंने रिवेन्यू खर्चे की बात की है, मैंने कैपिटल की बात ही नहीं की। अभी तो मैं रिवेन्यू पे हूं, तो लैंड कहां से आ गया यहाँ पे? याद करो। शिप एंड एयरक्राफ्ट रहता है सर। नहीं, रिवेन्यू खर्चे में मटेरियल और सैलरी, याद करो। हाँ साइंटिफिक रिसर्च के लिए अगर आपने कोई रिवेन्यू खर्चा किया तो बिजनेस कमेंसमेंट के बाद सारे अलाउड होते हैं, बिजनेस कमेंसमेंट से 3 साल पहले के सारे खर्चे अलाउड होते हैं। सारे खर्चे अलाउड होते हैं, 2 खर्चे अलाउड होते हैं, 2। कौन कौन से? मटेरियल और सैलरी, बस ये बात ध्यान देना, सैलरी। ठीक है। अच्छा, अगर मैंने कोई कैपिटल खर्चा किया तो क्या वो भी मुझे अलाउड हो जाएगा? यस सर, हो जाएगा। वो किस सेक्शन में होगा? सर सेक्शन नंबर 35 के किस सेक्शन में होगा? कैपिटल खर्चा 35(2) में होता है सर। 35(2) में नहीं होता, नहीं होता 35(2) में। एक बार चेक करो, मैं इतने आपके पास दोबारा वापिस आऊंगा। आस्था, आस्था, यस सर, यस सर। आप मुझे बताओ कैपिटल खर्चा किस सेक्शन में अलाउड होता है? सर 35(1)(4) में। कितने %? 100%। क्या सारे खर्चे अलाउड होते हैं, कुछ खर्चों को छोड़ देते हैं? सर 3 इयर्स 4 के भी पूरे खर्चे अलाउड रहते हैं एक्सेप्ट लैंड, और रेवेन्यू में भी एक्सेप्ट लैंड। रेवेन्यू में के एक्सेप्ट अलावा। लैंड कैसे आ गया? नो सर, रेवेन्यू में पूरे रहते हैं, कैपिटल में एक्सेप्ट लैंड रहता है। अच्छा, और अगर बिजनेस कमेंसमेंट के बाद कोई खर्चे करता हूं तो क्या मुझे लैंड वाला खर्चा भी अलाउड हो जाता है? सर कैपिटल में ना, नहीं, लैंड वाला नहीं होता है। ठीक है। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर किसी कंपनी ने इन हाउस रिसर्च की है, उस इन हाउस रिसर्च Yes, sir. करने पे कोई भी रेवेन्यू खर्चा किया तो क्या वो उसे अलाउड होगा? सर इन हाउस रिसर्च में तो कैपिटल और रेवेन्यू दोनों होते हैं allowed, किस सेक्शन में? 150%। किस सेक्शन में? 35(2)(a)(b)। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा, अगर किसी कंपनी ने आईआईटी को पेमेंट की है और आईआईटी उनके बिजनेस के लिए रिसर्च कर रही है तो क्या उस कंपनी को डिडक्शन मिल जाएगी? IIT IIM, हाँ सर मिलेगी। किस सेक्शन के अंदर? IIT IIM सेक्शन 35(2)(a)। 35(2)(a). यस सर। वेरी गुड आस्था, वेरी गुड, 50%। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला मेरा क्वेश्चन है निखिल। निखिल, निखिल अपनी ऑडियो ऑन करो। यस सर। गुड मॉर्निंग। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि एडिशनल डेप्रिसिएशन जो इनकम टैक्स में है वो किन किन एसेट्स पे मिलता है? सर एडिशनल डेप्रिसिएशन, हाँ जी। एडिशनल डेप्रिसिएशन आपका न्यू प्लांट एंड मशीनरी अगर एक्वायर करते हो ओके। तो सर आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है। जनरल केस में 20%, और अगर 180 डेज से कम यूज करा है तो सर 10% इस साल और 10% अगले साल। ठीक है। अच्छा, और अगर सर- कोई मेरी और फैक्ट्री एक- बैकवर्ड एरिया में है तो उस केस में कितना मिलता है? सर उस केस में सर 35% मिलता है।
और 17.5% एक साल अगर 180 डेज से कम यूज करा है, और 17.5% अगले साल। अच्छा, अगर मैंने लेस देन 180 डेज यूज किया है तो 17.5 मिलेगा, तो क्या बैलेंस 17.5 मुझे अगले साल मिल जाएगा? सर यस, मिल जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड निखिल। Thank you. अगला मेरा क्वेश्चन है विधि। विधि, विधि अपना माइक ऑन करो। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आपके पीछे से बहुत आवाज आ रही है। घर में खाना बन रहा है? हाँ जी क्या बना रहे हो? सर, साग बना रही हूँ मैं। साग? हाँ जी। ओ माय गॉड, मक्की की रोटी भी है साथ में? हाँ जी सर। यार भिजवा देना हमारे घर भी। चलो, गुड। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है सर मैं कि डाउट्स के लिए आई। अच्छा, डाउट्स के लिए आए हो? ओके, हाँ जी ठीक है, सर। फिर आपको सर, थोड़ी देर वेट मतलब- करनी पड़ेगी। हाँ जी सर। ठीक है, गुड। चलो, मैं आपके पास दोबारा फिर वापस आऊंगा। फिर अगला मेरा क्वेश्चन है निकिता। निकिता, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो कोई पावर जनरेशन वाली कंपनी है, उसने बिहार के अंदर एक फैक्ट्री लगाई, और बिहार के अंदर फैक्ट्री लगाने के बाद ना वहां पर एक नई प्लांट एंड मशीनरी परचेज की, तो उस नई प्लांट एंड मशीनरी पर उसको एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा? सर बिहार में तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि बैकवर्ड एरिया में तो पावर जनरेशन में नहीं मिलता है। बैकवर्ड एरिया में पावर जनरेशन में मिलता ही नहीं है, या 35% नहीं मिलता? 35% नहीं मिलता, 20% मिलता है। हाँ, तो आप ये बोलो ना, आपने कहा मिलेगा ही नहीं। हाँ, चलो, sorry sir, अगला- वही मेन था बोलना। अगला मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि एक पर्सन ने नई बिल्डिंग परचेस की है, ठीक है? उस नई बिल्डिंग पर नॉर्मल डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा और एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा? मैंने अपने बिजनेस नई के लिए बिल्डिंग- मैंने अपने बिजनेस के लिए एक नई बिल्डिंग ली है, तो पहला क्वेश्चन, क्या उस बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता हूं? और अगर यस, तो नॉर्मल कितना मिलेगा और एडिशनल कितना मिलेगा? सो ओनली नॉर्मल मिलेगा। नॉर्मल मिलेगा, किस परसेंट से? 10%। एडिशनल क्यों नहीं मिलेगा? बट है तो ये नई बिल्डिंग। सर बट वो खाली प्लांट एंड मशीनरी पे है, ओके, बिल्डिंग में नहीं है, और वो भी न्यू प्लांट एंड मशीनरी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आपसे ही मेरा क्वेश्चन ये है, अगर मैंने नई प्लांट एंड मशीनरी परचेज की है, फॉर एग्जांपल मान लो वेस्ट बंगाल के अंदर, ठीक है, और वहां पे ही नई फैक्ट्री लगाई है, तो मेरा क्वेश्चन बस ये है, और उस मशीन को ना आपने लेस देन 180 डेज के लिए यूज किया है। एक कंपनी है, उसने क्या किया, वेस्ट बंगाल के अंदर एक फैक्ट्री लगाई, वहां नई मशीन परचेज की, उस मशीन को यूज किया लेस देन 180 डेज, तो मेरा क्वेश्चन ये है, उस पर नॉर्मल कितना मिलेगा वो बता दो, एडिशनल कितना मिलेगा वो बता दो, और अगर कोई इन्वेस्टमेंट अलाउंस है तो वो इन्वेस्टमेंट अलाउंस कितना मिलेगा वो बता दो। सर एडिशनल तो आपको 17.5 मिलेगा, क्योंकि वो लेस देन है, ठीक है, और नॉर्मल आपको 15% मिलेगा। नॉर्मल 15 पूरा मिल जाएगा या वो भी हाफ मिलेगा? वो भी हाफ मिलेगा। तो हाफ 15 बनेगा या 7.5 बनेगा? बोलो। इन्वेस्टमेंट अलाउंस से 15 मिलेगा। मैं इन्वेस्टमेंट अलाउंस पे नहीं जा रहा अभी, मैं तो नॉर्मल पे अभी। मेरा क्वेश्चन ये है, 7.5 मिलेगा। हाँ 7.5 मिलेगा। एडिशनल कितना मिलेगा? एडिशनल 17.5 मिलेगा। इन्वेस्टमेंट अलाउंस कितना मिलेगा? 15 मिलेगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड निकिता, थैंक यू सर। अगला मेरा क्वेश्चन है तान्या। यस सर। तान्या, मेरा क्वेश्चन जो मैंने अभी निकिता से पूछा था ना, उसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूं। मेरा क्वेश्चन ये है, एक कंपनी है, उसने प्रीवियस ईयर 1920 में मान लो एक फैक्ट्री वहां पे नई लगाई है बिहार, वो बैकवर्ड एरिया में कहीं पर भी किसी भी एरिया में मान लो, और उसने वहां पर ना नई मशीन परचेज की है, और 1920 में जब नई मशीन परचेज की, उस पूरे साल में उसने उसको यूज नहीं किया, उसने उस मशीन को अगले साल यूज किया 2021 में,
यस सर। पीछे से आवाज बहुत आ रही है आपके। तो 1920 में मेरा क्वेश्चन बस ये है कि 1920 में क्या उसको कोई डेप्रिसिएशन मिलेगा, और अगर 2021 में मिलेगा तो फिर कितना मिलेगा, बस मेरे को ये बता दो। 1920 में परचेज की, 2021 में यूज की है, तो इन दोनों साल में क्या ट्रीटमेंट करोगे? सर 1920 में तो कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि उसमें पुट टू यूज नहीं हुआ है, और 2021 में पुट टू यूज हुआ है तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन फुल रेट से मिलेगा, और एडिशनल एडिशनल डेप्रिसिएशन भी फुल रेट से मिलेगा। अच्छा, इन्वेस्टमेंट अलाउंस दोनों में से किसी भी साल नहीं मिलेगा? नो सर, अगर रेडी टू यूज अगर फर्स्ट 1920 में होगा तब मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा क्योंकि वो सिर्फ ईयर ऑफ एक्विजिशन में मिलता है। मैं वही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जो इन्वेस्टमेंट अलाउंस है क्या वो पुट टू यूज से मिलता है, रेडी टू यूज से मिलता है? रेडी टू यूज सर। तो मैंने 1920 में एसेट परचेज की और इंस्टॉल कर दी थी, यूज मैंने किया 2021 में, तो क्या मुझे इन्वेस्टमेंट अलाउंस किसी भी साल नहीं मिलेगा? 1920 में मिल जाएगा। यस, आप ये बोलो। तो 1920 में इन्वेस्टमेंट अलाउंस मिलेगा और 2021 में क्या मिलेगा? डेप्रिसिएशन मिलेगा। डेप्रिसिएशन। बहुत बढ़िया, वेरी गुड जी। अगला मेरा क्वेश्चन है विशाल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, क्या हाल चाल है? फाइन सर, आप कैसे हो? मैं तो सबसे अच्छा हूं। चलो, जी सर, मेरा आपसे पूछिए। क्वेश्चन ये है कि एक बिजनेसमैन है, वो ये चाहता है कि मैं पीजीवीपी के ना सारे सेक्शंस फॉलो ना करूं क्योंकि कंप्लाइंस बहुत ज्यादा उनको मैं फॉलो नहीं करना चाहता। तो क्या बिजनेस के अंदर कोई ऐसी स्कीम है जिसमें उसको सारे कंप्लाइंस ना फॉलो करने पड़े? सर 4480। 4480, वेरी गुड। 4480 में क्या लिखा हुआ है? सर वो स्कीम है, एक्चुअली मुझे उसका नाम नहीं आ रहा है। उस स्कीम में क्या रेट होता है, क्या कुछ हम करते हैं, कुछ थोड़ा बहुत बता दो। सर 2 करोड़ तक का एग्जम्पशन मिलता है जो आपका टर्नओवर है उस पर। 2 करोड़ तक एग्जम्प्ट होता है, मतलब मुझे टैक्स ही नहीं देना होता? नहीं सर, उसमें कुछ परसेंट में देना पड़ता है। हाँ तो वही बताओ ना, परसेंटेज क्या है? 6% सर। 6% हर केस में? नो सर। किस केस में? एक्चुअली सर ये वाला टॉपिक मेरा सही से नहीं आता है। हाँ, आपने मुझे चैट बॉक्स में क्या लिखा कि सर आप मुझसे पूछ लो, नालायक। नहीं एक्चुअली जो एक्चुअली आप पहले पूछ रहे थे ना वो मुझे आपकी इसलिए मुझे आपकी सेल्फी देखते ही पता लग गया था कि आपको टॉपिक नहीं आता। चलो Sorry, इधर sir. देखो ध्यान से, अब इसको फटाफट से रिवाइज करो, मैं दोबारा वापस आपके पास आऊंगा। ओके। मेरे को कौन बताएगा जी? मैं पूछता हूं रेखा। रेखा, हाँ सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। थोड़ी सी जोर से बोलो। गुड मॉर्निंग सर। यस, हाँ ऐसे एकदम एनर्जी के साथ। चलो आप मुझे बताओ 4480 में क्या रेट लगता है और कब रेट लगता है, और 4480 की स्कीम किसको मिलती है? सर वो इंडिविजुअल और एचएफ को मिलती है। रेखा एनर्जी के साथ, एनर्जी लेके आओ अंदर। सर वो मेरा थोड़ा माइक खराब हो गया अच्छा, तबीयत खराब है आपकी? हाँ। ओके, हाँ हाँ, फिर कोई बात नहीं, आराम, मतलब इतना बोलो कि थोड़ा बहुत समझ में आए अच्छे से। हाँ जी बोलो। सर वो इंडिविजुअल और एचएफ को मिलता है। ओके, पार्टनरशिप को भी मिलता है एक्सेप्ट एलएलपी। वेरी गुड। और जिनका टर्नओवर 2 करोड़ तक होता है और फिर 8% उसका हम लोग डीम्ड इनकम लेते हैं। ओके, उसके ऊपर हम लोग टैक्स पे करते हैं। ठीक है, तो रेट 8% ही है या कुछ केस में रेट कम भी हो सकता है? 6% भी है। 6% किस केस में है रेखा? सर 6% कैश में जहाँ नहीं पे कर। नहीं 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 नहीं, चलो मैं आपके पास वापस आऊंगा अभी। आकृति, गुड मॉर्निंग सर। हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, थोड़ा जोर से बोलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मुझे ये आवाज कम आ रही है, आप सबको आ रही है? आवाज कम आ रही है ना? हाँ सर। हाँ आकृति, एनर्जी के साथ। आपकी तबीयत तो ओके है? यस सर। हाँ, एनर्जी लेके आओ। मुझे ये बताओ कि 6% जो ऑनलाइन पेमेंट है, तो ऑनलाइन पेमेंट में मोड कौन कौन से हैं? सर ऑनलाइन पेमेंट मोड है हमारे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, आरटीजीएस, एनईएफटी और आईएमपीएस
ठीक है। अच्छा एक बात मुझे और बताओ, ये जो स्कीम है 44AD की, तो अगर मैं ये स्कीम इस साल ले लेता हूँ तो क्या मैं अगले साल ये स्कीम छोड़ सकता हूँ? सर नहीं, एक तो बार सर ये वाली स्कीम ऑप्ट कर लेते हैं तो एसएससी इस स्कीम को छोड़ नहीं कर सकता। कितने टाइम तक नहीं छोड़ सकता? सर ये वाली आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, बहुत ज्यादा। सर ये 5 ईयर लॉक इन पीरियड होता है सर। 5 ईयर लॉक इन? अच्छा 5 ईयर लॉक इन का मतलब है कि 5 ईयर तक मुझे स्कीम लेनी ही पड़ेगी? यस सर। क्या मैं बीच में नहीं छोड़ सकता? सर अगर हम छोड़ते हैं तो फिर जो हमारा इन 5 ईयर्स से जितना अमाउंट टैक्सेबल हुआ है या फिर जितना हम लोगों ने करा, जो बेनिफिट्स लिए हैं वो हमारे ऐड हो जाएंगे। ऐड हो जाएंगे? किस में ऐड हो जाएंगे? जिस साल हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं अपनी नॉर्मल स्कीम में उसकी इनकम में। नहीं 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 नहीं। मतलब अगर मैंने 5 साल से पहले स्कीम छोड़ दी है, मान लो गवर्नमेंट कहते हैं कि 5 साल तक आपको स्कीम लेनी है, अगर मैं 5 साल से पहले स्कीम से विड्रॉ हो जाता हूं तो क्या मुझे अगले साल ये स्कीम मिल जाएगी? या अगले, मैंने याद करो आपने में भी पढ़ा होगा कि अगले 5 साल तक आपको स्कीम फिर दोबारा नहीं मिल सकती। हाँ, नेक्स्ट 5 ईयर तक हम ये स्कीम नहीं ले सकते। हाँ यस, ठीक है। अच्छा एक पॉइंट मेरा आपसे ही और है, अगर मैं 44AD की स्कीम ले लेता हूं तो क्या मुझे ऑडिट करवाना जरूरी है? नो सर। और बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने? बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। मेरा अगला क्वेश्चन है फिर ज्योति। ज्योति हेलो। हाँ जी सर। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग सर। क्या हाल चाल है? सर वेरी ठीक है। आप बताओ कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छा हूँ जी। चलो आप मुझे ये बताओ, अभी आकृति ने ना मुझे एक स्कीम के बारे में बताया, 44AD की स्कीम के बारे में, तो हाँ जी, मेरे हाँ को जी। बैठे बैठे विचार आया कि आप सब तो CS कर रहे हो जी और सर। कुछ ही घंटों के बाद आप CS बन जाओगे। हाँ जी। अब अगर मान लो जिस दिन आप CS बन जाओगे तो आपके दिल में भी एक विचार आएगा कि यार मुझे भी ना स्कीम लेनी है। भाई ऑब्वियस Yes, बात है, स्टार्टिंग में तो सारे प्रोफेशनल छोटे होते हैं ना। मान लो अगर मैं हूं आज, अगर मुझे 6 साल CA बने हुए हो चुके हैं तो मेरी भी इनकम इतनी नहीं है, मेरी इनकम भी बहुत कम है। तो अगर मान लो जी सर। मेरे दिल में ये विचार आता है कि मुझे स्कीम लेनी है, तो क्या मैं 44AD की स्कीम ले सकता हूँ? सर 44AD की तो इंडिविजुअल और HUF और पार्टनरशिप फर्म के लिए है ना। मैं तो प्रोफेशनल्स इंडिविजुअल के लिए हूँ। तो 44ADA है। मैं तो इंडिविजुअल हूँ। अच्छा आप अच्छा इंडिविजुअल नालायक SSC। बच्चा कह रहा है अच्छा आप इंडिविजुअल हो। नालायक, मैं आपके सामने यहाँ पे बैठा हूँ, इंडिविजुअली तो हूँ मैं, कौन सा 3-4 लोग लेके बैठा हूँ? यस सर, यस सर। हाँ तो मेरे को ये बताओ, क्या मैं स्कीम 44AD की ले सकता हूँ? नहीं सर। क्यों नहीं ले सकते? सर 44 बोलो बोलो बोलो। इंडिविजुअल तो ले सकते हैं सर, इंडिविजुअल ले सकते हैं। हाँ तो फिर मैं इंडिविजुअल हूँ, क्या मैं 44AD ले सकता हूँ? बट आप तो सर प्रोफेशनल हो ना, तो आप नहीं ले सकते। नालायक, मैं प्रोफेशनल हूँ बट क्या मैं इंडिविजुअल नहीं हूँ? यस सर, आप हो, इंडिविजुअल हो आप। तो मैं 44AD क्यों नहीं ले सकता? मुझे 44AD चाहिए। चाहिए चाहिए तो सर 44AD की सारी कंप्लेंट्स करने पड़ेंगे। तो वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि मुझे बस इतना बता दो, मैं आपके पास आया, मैं एक चार्टेड अकाउंटेंट हूँ, मेरे दिल में एक विचार उत्पन्न हुआ कि मुझे 44AD की स्कीम लेनी है, तो आप मुझे क्या कंसल्ट करोगे? यस सर, आप ले सकते हो। वाह, ये तो आपने जबरदस्ती बोल दिया बाद में कि आपने कहा कलेश मुकाओ, भगाओ इसको यहाँ से। ऐसा थोड़ा होता है नालायक। ओके। आप पहले सही बोल रहे थे कि मैं 44AD की स्कीम नहीं ले सकता, बट आपका लॉजिक गलत था। आप ये कहते थे कि मैं इंडिविजुअल हूं, आप ये बोलते कि सर आप बिजनेसमैन नहीं हो। अच्छा। क्योंकि 44AD तो हाँ, बिजनेसमैन के लिए है ना। हाँ जी, हाँ जी। और मैं तो प्रोफेशनल हूँ। बिजनेस। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ज्योति। ओके ओके, सॉरी सर। हाँ अच्छा एक बात बताओ, चलो अब ये बात तो खत्म करो, मैं प्रोफेशनल हूं तो क्या मैं कोई स्कीम ले ही नहीं सकता फिर? नहीं सर, ले सकते हो आप। कौन सी? 44ADA वाली। उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें सर ये लिखा हुआ है कि हमारी जो ग्रॉस रिसिप्ट है या फिर एग्रीगेट टर्नओवर है वो अप टू 50 लाख तक होनी चाहिए। अच्छा, तो अगर वो 50 लाख तक होगी तो क्या होगा? 50 लाख या मोर देन 50 लाख।
नहीं नहीं, अगर मेरी टर्नओवर 50 लाख तक है तो उस केस में फिर मैं क्या कर सकता हूँ? उसको फिर सर डीम्ड इनकम मान के 50%। अच्छा 50% डीम्ड इनकम मान लेंगे, ठीक है। तो क्या मुझे ऑडिट करवाना हाँ जी। पड़ेगा? नहीं सर, ऑडिट नहीं। और बुक्स ऑफ अकाउंट्स? बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी नहीं। अच्छा, क्या मुझे डिडक्शन मिल जाएंगी सेक्शन 80C वाली? यस सर, मिल जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड ज्योति, बहुत बढ़िया, गुड। थैंक यू सर। चलो री, अगला मेरा क्वेश्चन है फिर डिम्पल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया, आप बताओ। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। अच्छा, आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई किसी कंपनी का अमलगामेशन हो रहा है तो उस अमलगामेशन के टाइम पर ना काफी सारे खर्चे होते हैं, तो क्या अमलगामेशन के टाइम पर जो भी खर्चे होते हैं, क्या वो खर्चे हमें अलाउड होते हैं, नहीं होते? यस सर, होते हैं, पर 5 इंस्टॉलमेंट में, मतलब 5 से डिवाइड कर देते हैं उसको। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जितने भी टोटल खर्चे होंगे ना। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ही है, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को VRS दिया, यस सर, तो एम्प्लॉय के हाथ में तो इनकम होगी, एम्प्लॉयर के हाथ में खर्चा हो गया। यस सर। तो जो एम्प्लॉयर के हाथ में VRS वाला खर्चा हुआ, तो क्या वो एम्प्लॉयर के हाथ में अलाउड है या नहीं है? यस सर। सर ये एम्प्लॉयर का कह रहे हो ना सर, ये भी आपको 5 इयर्स तक वो के मिल जाएगा। बहुत बढ़िया, 5 इयर्स तक के इंस्टॉलमेंट के लिए। वेरी गुड डिम्पल, बहुत बढ़िया यार। आज ना वैसे मेरा दिल खुश हो गया कि आप कम से कम कुछ तो पढ़ के आए हो। मतलब जितने बच्चों से मैं पूछ रहा हूँ कुछ ना कुछ आंसर दे रहे हैं। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वो कौन कहता है PGP मुश्किल है? देखो आपसे मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप आंसर दे रहे हो। सिर्फ 2-3 बच्चे नालायक हैं, वो भी इंटेलिजेंट बन जाएंगे सेशन के एंड तक। चलो री, अगला मेरा क्वेश्चन है शालिनी। यस सर। शालिनी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। क्या हाल चाल है? सर बढ़िया, आप कैसे हो? मैं तो अच्छा हूँ। अच्छा, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मेरे को ना ये बताओ कि मेरे को ना ऑडिट करवाना है, तो मैं ऑडिट कब करवा सकता हूँ? ऑडिट करवाने की क्या लिमिट है? सर अगर बिजनेसमैन है उसके लिए लिमिट होगी 1 करोड़ की, और अगर प्रोफेशन है तो उसमें शायद से 2 करोड़ की है। हाँ नालायक, मतलब बिजनेस में 1 करोड़ की और प्रोफेशन में 2 करोड़ की? नहीं सर, प्रोफेशन का याद नहीं आ रहा, लेकिन बिजनेस में तो 1 करोड़ की ही है। प्रोफेशन में आपने बीच में कुछ बोला था, आपने सही बोला था। 50 लाख। यस 50 लाख, वेरी गुड। यस सर, 50 लाख की है। अच्छा, एक ना पॉइंट मेरा और है, अब मुझे उम्मीद नहीं है वैसे आप आंसर दे पाओगे, अगर आप आंसर दे दोगे तो कमाल हो जाएगा। मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे मान लो आपके फादर साहब कहते हैं कि शालिनी मुझे ना 44 AD की स्कीम लेनी है क्योंकि मेरी टर्नओवर जो है वो 2 करोड़ तक है। तो आपने कंसल्ट कर दिया पापा को कि पापा 44 AD की स्कीम ले सकते हो क्योंकि आप छोटे बिजनेसमैन हो, तो 44 AD की स्कीम ले लो। अब आपके फादर ने 44 AD की स्कीम ले ली और उसके बेस पे आपके फादर ने वो 8% और 6% निकाल के इनकम निकाल ली, ठीक है? और आपके फादर की मान लो इनकम आ गई 8% और 6% निकाल के, लेट्स टेक एन एग्जांपल 7 लाख। अब आपके फादर को ना ये लग रहा है कि शालिनी तूने तो मुझे गलत कंसल्ट कर दिया कि अगर मैं ये 44 AD ना लेता, मैं नॉर्मल कंप्लायंस फॉलो करता ना, तो मेरी इनकम 5 लाख आती। मेरी बात सुनना, मैंने क्या बोला कि आपके फादर ने 44 AD लिया, उसके बेस पे इनकम आ गई 7 लाख। अब आपके फादर को लगा यार 7 लाख तो इनकम ज्यादा है भाई, अगर मैं नॉर्मल कंप्लायंस फॉलो करता ना तो मेरी इनकम 5 लाख आती। तो क्या आपके फादर 5 लाख इनकम दिखा सकते हैं? और अगर 5 लाख इनकम दिखानी पड़ेगी तो उनको क्या, मतलब क्या चीजें करनी पड़ेंगी? अगर आप मुझे बता सकते हो तो प्लीज बता दो, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं है वैसे आप बता पाओगे, बट फिर भी कोशिश करो, कुछ ऐसा हो सकता है। ये सर 5 लाख इनकम दिखा सकते हैं। तो उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा फिर? सर फिर वो, चलो मैं बताता हूं सबको, आप में से कई सारे बच्चों का डाउट होगा जी, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आ गया है, तो प्लीज ध्यान सुनना। अब जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं बहुत ध्यान सुन लो। आपके एग्जाम में ना क्वेश्चन ये आएगा कि ऑडिट करवाने की लिमिट क्या क्या है। जैसे शालिनी ने बोला सर बिजनेसमैन वाले केस में लिमिट 1 करोड़ रुपए की है, प्रोफेशनल वाले केस में लिमिट 50 लाख रुपए की है। ये दोनों केस तो हैं।
अब 44AB जो ऑडिट का है ना, उसमें एक पॉइंट और भी लिखा है। उसमें एक पॉइंट ये लिखा है कि अगर कोई असेसी ये क्लेम करता है कि उसके जो प्रॉफिट 44AD के अंदर आए या 44ADA के अंदर आए वो प्रॉफिट ज्यादा है, और अगर वो नॉर्मल कंप्लायंस फॉलो करता है उसके प्रॉफिट कम आते, अगर वो ये क्लेम कर रहा है, तो अगर वो ये क्लेम करके अपनी इनकम कम दिखाना चाहता है ना, तो गवर्नमेंट ये बात कहती है उसको ऑडिट कराना कंपलसरी है और बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने कंपलसरी है। तो प्लीज ये बात ध्यान रखना, अगर किसी की टर्नओवर 1 करोड़ तक है या 50 लाख तक है, फिर भी वो ऑडिट करवा सकता है। बट वो कब करवाएगा? अगर वो ये क्लेम करे कि जो मेरी प्रिजम्पटिव इनकम है और उससे मेरी जो नॉर्मल इनकम है वो कम आ रही है, मतलब प्रिजम्पटिव ज्यादा है, नॉर्मल इनकम कम है, तो गवर्नमेंट कहते हैं ठीक है, अगर तुझे नॉर्मल इनकम यूज करनी है ना, फिर तू ऑडिट करा और तू बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर, उसके बाद ही तेरी नॉर्मल इनकम देंगे, नहीं तो फिर प्रिजम्पटिव इनकम भी टैक्स चार्ज करेंगे। ठीक है जी, सबको समझ में आ गया? ये वाला प्रोविजन कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है? ये 44AB ऑडिट वाले के अंदर भी लिखा हुआ है और प्रिजम्पटिव स्कीम के अंदर भी लिखा हुआ है। ओके सर। ठीक है शालिनी, चलो बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड। अच्छा मैं अगला क्वेश्चन फिर पूछता हूं, भावेश। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है भावेश? एकदम मस्त सर। सर आई एम वेरी बिग फैन ऑफ योर्स सर। थैंक यू सो मच, मैं भी आपका बहुत बड़ा फैन हूँ भावेश, बट आपने ना वीडियो बंद की हुई है, ये सबसे गलत बात की है। सॉरी सर, सॉरी सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, क्या बात है भावेश? ओ माय गॉड, बच्चा बाल सेट कर रहा है, ओह वेरी गुड भावेश, बहुत हैंडसम लग रहे हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलो आंसर दोगे मुझे क्वेश्चंस का? श्योर सर, आई विल ट्राई। चलो अच्छा एक बात, कोशिश करो। हाँ श्योर। एक बात मुझे बताओ, एक तो प्रिजम्पटिव स्कीम 44AD हमने देख ली, 44AD हमने देख ली, और एक ना 44AE भी होती है। 44A, हाँ यस, याद करो कुछ वो ट्रक वालों के लिए, ट्रांसपोर्टर वालों के लिए। हाँ सर, हेवी गुड व्हीकल्स के लिए होता है और अदर व्हीकल्स के लिए होता है। देख के नहीं बताना ना, ना मेरे लाल, ना ना देख के नहीं बताना, वैसे बताओ। ओके सर। हाँ एक्चुअली सर वो 44AE जो होता है ना, वो किसके लिए होता है, मतलब जो जिनके भी ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस होता है ना, उनके लिए होता है, राइट सर? ठीक है, तो उसमें इनकम कितनी मानते हैं, कुछ याद है? एक्चुअली नहीं सर, मैं आपका ये वीडियो लेक्चर देख रहा था इसका, तो मैं अभी तक 44 मतलब सर आई एम TDS पे रुका हूँ सर अभी तक, मतलब अभी ज्वाइन किया अभी मैंने वही। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वेरी गुड, लगे रहो। अब जब नेक्स्ट टाइम आपसे पूछूंगा ध्यान रखना भावेश। श्योर सर, मतलब आप मुझे इसके आगे का पूछ सकते, पीछे मतलब किसके? अच्छा चलो पीछे का पूछ लेता हूँ। आप मुझे ये बता दो कि एडिशनल डेप्रिसिएशन जो है वो किस एसेट पे मुझे मिलता है? सर न्यू मशीनरी पे मिलता है सर, न्यू प्लांट एंड मशीनरी पे। अच्छा, अगर मैंने सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी ली है तो क्या मुझे एडिशनल नहीं मिलेगा? नहीं सर, नहीं मिलेगा। और अगर नई बिल्डिंग ली है तो मुझे मिल जाएगा? नहीं सर, नहीं मिलेगा। बिल्डिंग से प्लांट एंड मशीनरी के मिलेगा सर, बैकवर्ड एरिया में होगा तो 35% मिलेगा, और सर नॉर्मल रहेगा तो 20% मिलेगा सर। बहुत बढ़िया। और अगर लेस देन 180 डेज है तो मुझे पूरा मिलेगा या हाफ मिलेगा? सर हाफ मिलेगा, 7.5% सर। बट सर उसमें मेरा एक डाउट था सर, मैं वो पूछ लूं सर क्या? बाद में पूछो सर। नहीं पूछ लो अब साथ साथ, कोई नहीं सर एक्चुअली सर देखो सर, आप अभी हमने मतलब 180 डेज के लिए यूज किया तो 17.5% डिप्रिसिएशन इस साल क्लेम करेंगे हम, राइट सर? यस। तो जो 75.5% सर वो अगले साल क्लेम करें, तो मतलब 35% प्लस 75.5 प्लस होगा क्या सर? मतलब नहीं 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 17.5% तो आपने इस साल क्लेम कर लिया। यस सर। अब जो बैलेंस आपका 17.5 है वो आप अगले साल क्लेम करोगे, मतलब गवर्नमेंट कहती है मिलेगा टोटल 35 ही। यस सर। अब अगर तुम्हारा लेस देन 180 डेज नहीं है तो 35 तुम इस साल क्लेम कर लो। यस सर। बट अगर लेस देन 180 डेज है तो इस साल तुम्हें मिलेगा मैक्सिमम 17.5। यस सर। और जो बैलेंस 17.5 होगा वो तुम अगले साल क्लेम कर लेना। ओके सर। तो 17.5 अगले साल और 17.5 इस साल, टोटल कितना हो गया? 35। हाँ सर, बट अगले साल का जो डिप्रिसिएशन होगा उसमें ऐड होके मिलेगा ना सर? मतलब अगले साल जो नॉर्मल डिप्रिसिएशन 20% मिलेगा मेरे अगले साल जो नॉर्मल मिलेगा, नॉर्मल तो मिलेगा WDV का। हाँ, बट एडिशनल तो मुझे कॉस्ट का मिलेगा ना। यस सर, राइट सर, राइट। तो इन दोनों में डिफरेंस मेंटेन करना कि वो मुझे मिलना है कॉस्ट का और वो मुझे मिलना है WDV का। ओके सर। ठीक है भवेश, थैंक यू सो मच सर। ओके जी, गॉड ब्लेस यू। नमन का एक डाउट आया है, नमन कह रहा है कि सर अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन क्या होता है? नमन, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन का मतलब ये होता है कि आप सब जानते हो कि डेप्रिसिएशन को हम P&L में डेबिट करते हैं, ठीक है?
भावेश अपनी ऑडियो वहां से बंद कर लो। यस सर। तो होता क्या है कि हम डेप्रिसिएशन को पीएनएल में डेबिट करते हैं। अब जब उसको पीएनएल में डेबिट करते हैं ना, तो कई बार हमारे इतने प्रॉफिट नहीं होते कि वो डेप्रिसिएशन को सारे एब्जॉर्ब कर दें। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मान लो मेरा डेप्रिसिएशन जो है वो 100 रुपए है और मेरे प्रॉफिट जो है वो सिर्फ 80 रुपए हैं। अब अगर प्रॉफिट 80 रुपए है, डेप्रिसिएशन 100 रुपए है, तो जो 20 रुपए बैलेंस बचा उसको हम बोलते हैं अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। और मे भी आपने पढ़ा भी होगा सेक्शन नंबर 32 कि अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को हम किसी भी हेड की किसी भी इनकम से खत्म कर सकते हैं, कैजुअल इनकम और सैलरी की इनकम को छोड़ के, और इनफिनिटी लाइफ तक वो अगले साल जा सकता है। और अगले साल जाने के बाद वो कैरी फॉरवर्ड भी सेट ऑफ होगा। वो कैसे होगा? किसी भी हेड की किसी भी इनकम से, कैजुअल इनकम और लॉटरी की इनकम को छोड़ के। ठीक है, तो ये सारी बातें सेक्शन नंबर 32 जो है ना हमारा, उसके अंदर ही है। ठीक है, चलो जी। हेलो सर। हाँ जी नमन। सर ये जो आपने बताया कि वो 17.5 नेक्स्ट ईयर में मिलेगा जी, तो इससे जो नेक्स्ट ईयर होगा तो उससे 35% फिर से नहीं मिलेगा क्या? वो नहीं फिर से क्यों मिलेगा? एडिशनल सिर्फ एक ही बार मिलता है। एडिशनल सिर्फ एक ही बार मिलता है। नॉर्मल हर साल मिलता है, एडिशनल सिर्फ एक बार मिलता है। सर अगर सर जो आपने जो एडिशनल डेप्रिसिएशन को छोड़ के जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन होता है हाँ वो जी, एवरी ईयर मिलता है ना? हाँ वो तो हर साल मिलता है। तो उसमें अगर अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन हुआ तो वो भी अगले साल मिलेगा, वैसे डबल नहीं होएगा? नहीं अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन तो आप उसको सेट ऑफ करोगे ना। जैसे मान लो इस साल मेरा अनएब्जॉर्ब रह गया, आप उसको अगले साल ले जाओगे। अब अगले साल नॉर्मल डेप्रिसिएशन आप पीएनएल में डेबिट कर लोगे। अब जो आप उसको डेबिट करोगे उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट से आप खत्म करोगे अनएब्जॉर्ब। ओके सर। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि डबल बेनिफिट मिलेगा, बेनिफिट तो एक ही बार मिलेगा। थैंक यू सर। वेरी गुड जी, गॉड ब्लेस यू। आयुष कह रहे हैं सर हमसे भी पूछो। आयुष चलो आप अपना माइक ऑन करो। यस सर। आप मुझे बताओ 44A जो है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, उसके बारे में बता दो। सर 44A हमारा ट्रांसपोर्टर के लिए एप्लीकेबल है और इसमें एलिजिबल एसएससी ट्रांसपोर्टर है और एलिजिबल बिजनेस है अगर उसके पास 10 ट्रक हैं प्रीवियस ईयर में। ओके। और इसमें हमारा रेट ऑफ इनकम जो है वो 7500 पर मंथ पर ट्रक एप्लीकेबल है। और भी है इसमें कुछ 75 के अलावा भी लिमिट है कुछ? और तो सर मुझे अभी नहीं याद है। आपने तो नालायक बोला है कि सर मुझसे पूछो। तो सर 7500 पर मंथ पर ट्रक और 35,000 इन केस ऑफ कैश में भी सेट कुछ अलाउड होता है। 35,000 पे यहाँ नहीं है वो नालायक। 48(3) में आपस में सेक्शन क्यों मिक्स कर रहे हो? 1000 पर टन है। पर टन, ये सर 1000 पर टन पर मंथ। अगर हैवी गुड्स व्हीकल है तो उस केस में 1000 पर टन पर मंथ पर व्हीकल है, और अगर अदर देन हैवी गुड्स व्हीकल है देन 7500 पर मंथ पर व्हीकल है। ओके सर। ठीक है आयुष? यस सर। गुड। चलो जी अगला फिर मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। मेरे को ना अभी 3 क्वेश्चन और पूछने हैं, उसके बाद फिर मैं 2 क्वेश्चन प्रैक्टिकल दूंगा, देन फिर हम पीजीपी ओवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर मैं डाउट लूंगा। अब वो 3 क्वेश्चन किस किस बच्चे से पूछूं, मुझे फटाफट से नाम लिख के बता दो कि जिनका नंबर नहीं आया और जो बताना चाहते हैं खुद ही। जिनका नंबर नहीं आया, जिनका आ चुका है वो नहीं, जिनका नहीं आया वो बस। एक बच्चा है अमृता। अमृता चलो आ जाओ फटाफट से बताओ जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। थोड़ी सी आवाज अपनी ऊंची करो। यस। अमृता हाँ सर। हेलो। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। हाँ सर बोलो। नहीं अभी भी बहुत कम आ रही है। आपका माइक या तो पास करो। हाँ सर बोलो। हाँ जी, सभी को आवाज आ रही है अमृता की? नहीं सर। हेलो। हेलो। अभी आई। हाँ चलो अब थोड़ा बेटर है। मेरा क्वेश्चन अमृता आपसे ये है कि पार्टनरशिप फर्म अगर पार्टनर को सैलरी पे करती है या पार्टनर को इंटरेस्ट पे करती है तो उस केस में आप क्या ट्रीटमेंट करोगे? हाँ जी अमृता। बोलो। आपकी आवाज नहीं आ रही।
चलो मैं इतने किसी फिर और बच्चे से पूछता हूं। आशीष, आप मुझे बताओ। आशीष, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ आशीष, आप बताओ, अगर पार्टनरशिप फर्म अगर सैलरी पे कर रही है तो उसके इसमें क्या ट्रीटमेंट करना है? सर उसमें 90% प्रॉफिट का और 3 लाख विच एवर इज लोअर। ऐसे मत बताओ। पार्टनर दो तरह के होते हैं, वर्किंग पार्टनर, नॉन वर्किंग पार्टनर। तो क्या सब केस में सेम ट्रीटमेंट करना है? वर्किंग पार्टनर को मिलता है सर। और नॉन वर्किंग पार्टनर वाले केस में क्या होगा? उनको सैलरी नहीं मिलेगी सर, इंटरेस्ट मिलेगा खाली। नालायक, सैलरी नहीं मिलेगी या डिडक्शन नहीं मिलेगी? डिडक्शन नहीं मिलेगी सर। हाँ, सोच समझ के बोलो, जो बोलोगे वही एग्जाम में लिख के आओगे। और वर्किंग पार्टनर को अगर सैलरी पे कर रहे हैं तो कितनी डिडक्शन मिलेगी? सर प्रॉफिट का 90% और 3 लाख विच एवर इज लोअर। प्रॉफिट का 90% या बुक प्रॉफिट का 90%? बुक प्रॉफिट। हाँ, तो विच एवर इज लोअर। विच एवर इज लोअर या विच एवर इज हायर? लोअर सर। विच एवर इज हायर है नालायक, विच एवर इज लोअर नहीं है वहां पे। ठीक है सर। हाँ कह रहा ठीक है बच्चा, हद हो गई। एग्जाम आपके हैं मेरे हैं? नहीं सर हमारे। हाँ, उसके बाद ये बताओ, अगर मान लो किसी पार्टनरशिप फर्म के लॉस हैं तो क्या उसको डिडक्शन मिलेगी? मिलेगी ना सर, 3 लाख तक बस। 3 लाख तक नहीं, 1.5 लाख तक। 1.5 लाख तक। 1.5 लाख। मैं नहीं खेलूंगा तुम्हारे साथ आशीष। चलो उसके बाद ये बताओ, अगर मान लो बुक प्रॉफिट आपने बोला 3 लाख और 90% विच एवर इज हायर, वो कितने बुक प्रॉफिट होने चाहिए? मतलब 3 लाख 90% ऑफ बुक प्रॉफिट और 1.5 लाख विच एवर इज हायर, तो ये जो आप कैलकुलेशन करते हो वो कितने बुक प्रॉफिट तक करते हो? कैलकुलेशन जैसे एक पार्टनरशिप फर्म के बुक प्रॉफिट 6 लाख रुपए हैं तो उस केस में क्या करोगे? 6 लाख का 90% निकाल लेंगे। ऐसा करो, रिवीजन करके आओ। ठीक है सर। हाँ, बच्चा कह रहा है 6 लाख का 90% निकाल लेंगे। घर की बात है हमारा, क्या हम कुछ भी सैलरी दे देंगे? हमारी मर्जी, हमारा अटेम्प्ट, हम जब मर्जी निकाले अटेम्प्ट। नालायक, इधर देखो ध्यान से। ऐसे ऐसे करोगे तो एग्जाम में एग्जामिनर कहेगा बच्चा प्रैक्टिकल है, दोबारा आना चाहिए। वो खुश होकर एक और अटेम्प्ट देगा आपको। अच्छे से रिवीजन करो। मेरा फिर अगला क्वेश्चन है रविंद्र। रविंद्र कहाँ गया बच्चा? रविंद्र, आपने कई बार लिखा है कि सर मेरे से पूछ लो, कहाँ गए आप? चलो सूरज। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सूरज, क्या हाल चाल है? बढ़िया सर। सूरज, आपने वो गाना सुना है? मेरे को आपका नाम लेके वो गाना याद आ गया। वो कौन सा, जैसे सूरज की गर्मी में, वो कौन सा गाना था वो? जलते हुए मन को मिल जाए तरुवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है जब से शरण तेरी आया। नहीं सुना? ओ माय गॉड। चलो हाँ, एक बच्चा कह रहा था देखो सूरज हुआ मध्यम। गाने जितने मर्जी लिखवा लो, इंताक्षरी चल रही है यहाँ पे, पीजीपी के सेक्शन याद नहीं है। हद हो गई बच्चों की। बच्चा कह रहा है देखो सूरज हुआ मध्यम, चांद ढलने लगा। बस इनको यही बातें ध्यान आ रही है, सूरज मध्यम हो जाए, चांद ढल जाए। सूरज चलो आप मुझे बताओ, पार्टनरशिप हम अगर पार्टनर को सैलरी पे करती है उस केस में क्या ट्रीटमेंट करेंगे? सर उसमें मतलब डिडक्शन मिलता है कि बुक अगर 3 लाख तक बुक प्रॉफिट मिलता है कि 3 लाख 90% ऑफ 3 लाख और 1.5 लाख विच एवर इज हायर, उसके ऊपर 3 लाख के जो ऊपर होता है उस पर 60% मिलता है। और अगर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उस केस में क्या ट्रीटमेंट करते हैं? 12% तक एग्जम्प्ट होता है। 12% तक इंटरेस्ट एग्जम्प्ट होता है, उसके ऊपर क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। अच्छा, ये इंटरेस्ट वर्किंग और नॉन वर्किंग दोनों पार्टनर को अलाउड हो गया, सिर्फ वर्किंग को? सर वर्किंग को इंटरेस्ट सर वर्किंग को नहीं, इंटरेस्ट दोनों को अलाउड होता है और सैलरी जो होती है वो सिर्फ वर्किंग को अलाउड होती है। ठीक है सर। ठीक है सूरज? ठीक है सर। गुड। मेरे को 2 क्वेश्चन और पूछने हैं, फटाफट से पूछता हूँ जी, टाइम हो रहा है हमारा। अगला मैं क्वेश्चन पूछूंगा, किस बच्चे से पूछूं? निकिता साहू। निकिता साहू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, क्या हाल चाल है? सर अच्छे सर, आप? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। चलो आप मुझे क्वेश्चन का आंसर दो। अगर मान लो किसी पर्सन को एक्सपेंडिचर की पेमेंट करनी है तो क्या वो सारी पेमेंट कैश में भी कर सकता है? मतलब जैसे मर्जी पेमेंट करे उसे अलाउड हो जाएगी?
नो सर, फिर 10,000 तक कैश में अलाउड है, उसके अबव अगर एनटीजीएस या फिर ऑनलाइन मोड से हो तो ही अलाउड होगी। अच्छा, अगर मैंने क्रॉस चेक से पेमेंट किया तो अलाउड हो जाएगी? क्रॉस चेक सर? आपने लॉ के अंदर पढ़ा होगा ना, क्रॉस चेक भी होता है एक। यस सर। अब वो एक तो अकाउंट पे ही चेक होता है सर, अकाउंट पे ही चेक और अकाउंट पे ही ड्राफ्ट सर। अकाउंट पे ही चेक से पेमेंट किया तो क्या मुझे अलाउड है? सर क्रॉस चेक से भी हो जाएगी सर। अगर मैंने अकाउंट पे चेक से पेमेंट की है तो क्या मुझे अलाउड है? यस सर। अकाउंट पे ड्राफ्ट से पेमेंट किया मुझे अलाउड है? यस सर। कैश में पेमेंट किया मुझे अलाउड है? 10,000 तक। बीरियर चेक से पेमेंट किया तो मुझे अलाउड है? नो सर। अगर मैंने आरटीजीएस से पेमेंट किया मुझे अलाउड है? यस सर। मैंने यूपीआई से पेमेंट किया मुझे अलाउड है? यस सर। एनईएफटी? यस सर। आईएमपीएस? यस सर। ठीक है जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला मेरा क्वेश्चन आपसे है, जो 10,000 रुपए की लिमिट आपने बोली है, क्या वो हर केस में 10,000 रुपए की लिमिट है? कुछ केस में लिमिट आगे पीछे भी है? सर ट्रक वाले केस में 35,000 तक है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड निकिता, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। गुड। लास्ट क्वेश्चन मेरा, कौन मुझे आंसर देगा? सर इसमें से एक क्वेश्चन था सर। एक सेकंड बस, सर मैं जो 10 एक, हाँ चल, ओके सर। इसी सेक्शन में से क्वेश्चन था। यस सर। सर 10,000 का जो लिमिट है सर, या अगर मान लीजिए अगर हम 10,000 की जगह हम 15,000 पे करते हैं तो सर उसमें हमको 10,000 का एग्जम्पशन मिलेगा या फिर पूरा ही एग्जम्पशन नहीं मिलेगा? फुली डिसअलाउड होगा, फुली डिसअलाउड होगा। थैंक यू सर। यस। एक बच्चा कह रहा है सर क्रॉस चेक वाला क्लियर कर दीजिए। क्रॉस चेक वाला अलाउड नहीं होगा, अगर अकाउंट पे ही चेक लिखा होगा सिर्फ तब अलाउड होगा, ठीक है ना? ऐसे अकाउंट पे ही चेक होना चाहिए, ध्यान रखना। क्रॉस चेक भी कई कैटेगरी के होते हैं सर, अकाउंट पे चेक अगर होगा तो अलाउड होगा। लो जी, लास्ट क्वेश्चन है, कोई बच्चा मुझे आंसर देना चाहता हो फटाफट से मुझे बता दे। ये है जिया। जिया नाम है आपका? हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, क्या हाल चाल है? सर मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ जी। अच्छा, आप मुझे अब किस क्वेश्चन का आंसर दोगे, मैं आपसे पूछता हूँ। चलो, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, अगर एक कंपनी ने एग्रीकल्चर एक्सटेंशन पर कोई खर्चा किया, क्या वो अलाउड है या नहीं है? सो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन पर खर्चा करा तो डिसअलाउड है सर। अलाउड है, सॉरी। कितने परसेंट? सर 150%। अच्छा, अगर किसी कंपनी ने स्किल डेवलपमेंट पे खर्चा किया तो अलाउड है या नहीं है? यस सर, 150%। अच्छा, अगर कोई मान लो पॉलिटिकल पार्टी, अगर किसी कंपनी ने पॉलिटिकल पार्टी की मैगजीन, यस सर, ठीक है, उसमें कोई एडवर्टीजमेंट करवाई है, उसके लिए पेमेंट की है, अलाउड है या नहीं है? सर डिसअलाउड। अगर कोई नॉर्मल एडवर्टीजमेंट कराई है पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू, सर देन अलाउड है। अगर फैमिली प्लानिंग पर कोई खर्चा किया गया, कंपनी ने अपने एम्प्लॉय की फैमिली प्लानिंग करवाने के लिए कोई खर्चा किया, यस सर, अलाउड है नहीं है? यस सर, अलाउड है। रेवेन्यू खर्चा, कैपिटल खर्चा, दोनों अलाउड है या दोनों अलग अलग तरीके से देखेंगे? सर दोनों अलाउड है। दोनों अलाउड है। रेवेन्यू कितना अलाउड होगा? सर जो फैमिली प्लानिंग वाला जी, सर फैमिली प्लानिंग वाला रेवेन्यू खर्चा 100% अलाउड होगा। और कैपिटल खर्चा? सर कैपिटल वाला भी 100% या कुछ इंस्टॉलमेंट के अंदर अलाउड होगा? सर 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड जी, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया जी। चलो, अब इधर से अब सारे बच्चे एक बात सुनो जी, ऑलमोस्ट मैंने जितने क्वेश्चन पूछे हैं आपने बहुत सही आंसर दिए हैं। मुझे आपसे सही बताऊं तो इतनी उम्मीद नहीं थी कि आप इतने सही से आंसर दे दोगे, बट आपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, वेरी गुड, कीप इट अप। अब ये मत सोचना कि पीजीपी हमारा अच्छे से हो गया, अब इसको कम से कम आपने 2 बार और रिवाइज करना है अच्छे से, बट अपने ऊपर इतना ये लेके चलो कि हमें याद रहता है, ठीक है, हम भूलते नहीं हैं, बस उसको ये बना के चलो कि मुझे ना और अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है। उसके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करो, प्रोविजन भी अच्छे से रिवाइज करो। इट मींस मुझे ये तो पता लग गया कि आपके अंदर पीजीपी को याद करने की कैपेबिलिटी है, और हर बच्चे में है। कुछ नालायक बच्चे ऐसे हैं जो रिवाइज नहीं करके आए, वो पुराना रिवाइज करके आके बैठ गए, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ये टारगेट को सीरियस ले रहे हैं। अब जो ये टारगेट सीरियस ले रहे हैं उनका रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा, जो सीरियस नहीं ले रहे मैं उनसे अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अभी भी टाइम है, अभी भी आप अगर सीरियस लोगे तो रिजल्ट बहुत बढ़िया आ जाएगा आपका, ठीक है। चलो जी, अच्छा अब सुन लो नेक्स्ट सैटरडे का टारगेट।
अब हमारा सैलरी हो गया, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स ये हो गया, बेसिक और रेजिडेंशियल हो गया, क्लबिंग ऑफ इनकम मेरे ख्याल से हो गया, सेट ऑफ का चैप्टर हो गया, ठीक है जी, मेरे ख्याल से एडवांस टैक्स भी हो गया, ठीक है, अपील का चैप्टर भी हो गया, ठीक है। अब मेरे ख्याल से टीडीएस का चैप्टर नहीं हुआ, बट टीडीएस में ना आपके ज्यादा रेट्स हैं, टीडीएस में आपके ज्यादा रेट्स हैं, वो रेट्स आपको एक बार खुद याद करने पड़ेंगे। अच्छा एक बार मुझे बताना, रिटर्न ऑफ इनकम वाला चैप्टर हो गया? हो गया? यस सर, ओके। तो बस मेरे ख्याल से ना फिर आपके दो ही चैप्टर पेंडिंग पड़े हैं, एक तो चैरिटेबल ट्रस्ट और एक टीडीएस का। सर ओल्ड सिलेबस के कई चैप्टर ओल्ड हैं, मतलब ओल्ड सिलेबस के कई चैप्टर और पड़े हैं, क्योंकि ओल्ड सिलेबस में ज्यादा हैं, तो उनका फिर ना मैं एक सेशन अलग ले लूंगा सिर्फ ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों को, वो मैं यूट्यूब पे अनाउंस कर दूंगा। अगर मैं न्यू सिलेबस की बात करता हूं तो मेजरली एक चैरिटेबल ट्रस्ट पड़ा हुआ है और मेजरली एक टीडीएस का चैप्टर पड़ा हुआ है। अब ये दोनों चैप्टर तो आपके करके ही आने हैं, मतलब नेक्स्ट सैटरडे, ध्यान रखना, ये दोनों तो आपको एक बार देख के आने हैं। अब मैं जीएसटी के टारगेट देने स्टार्ट कर रहा हूं जी, तो ये लगा लो आज से हमारा जीएसटी का श्री गणेश हो रहा है। इट मीन इनकम टैक्स के ऑलमोस्ट हम एक बार चैप्टर रिवाइज कर चुके हैं, ठीक है। अब हमारे दो चैप्टर बचे थे, एक तो रिटर्न और एक चैरिटेबल ट्रस्ट और एक हमारा बचा था टीडीएस, तो एक तो ये दोनों रिवाइज करके आने हैं। और अगले सैटरडे को जीएसटी में एक आपका सप्लाई का चैप्टर है, ठीक है। चलो सप्लाई छोड़ो, मैं सप्लाई नहीं दे रहा, जीएसटी के ना पहले 2-3 चैप्टर जो बेसिक चैप्टर हैं बस वो एक बार करके आ जाना, ठीक है कि जीएसटी कब आया, जीएसटी की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। उसके बाद जीएसटी कौन कौन से हैं, कौन सी सप्लाई पर कौन सा जीएसटी लगता है, इंट्रा स्टेट सप्लाई की डेफिनेशन क्या है, इंटर स्टेट सप्लाई की डेफिनेशन क्या है, जो बेसिक बातें होंगी ना पहले 2-3 चैप्टर बस वो आपने करके आने हैं, ताकि एक बार ना बेस क्लियर हो तभी फिर हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो एक तो टीडीएस, चैरिटेबल ट्रस्ट और एक जीएसटी के पहले 2-3 बेसिक चैप्टर जो होंगे वो आप रिवाइज करके आओगे, और उसके बाद फिर जो हमारे अगले आने वाले सेशन होंगे फिर हमारा जीएसटी चलेगा जी। और कस्टम मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूं, कस्टम की क्लास डेली देख लो सर। जो बच्चे अभी डेली नहीं देख रहे उन्हें पता नहीं उनका कितना बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि अगर कस्टम 7 के 7 कर लोगे ना तो अक्टूबर के मंथ में कस्टम पूरा खत्म हो जाएगा। 7 क्लास आपके आएंगी एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों की, 7 क्लास रिवाइज कर लो, उसके बाद फिर मैं 2-3 सेशन लेके आऊंगा सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन के कस्टम के, तो उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन के एमसीक्यूज कर लेना। आपके एग्जाम में जितने भी कस्टम के एमसीक्यूज बनेंगे ना वो सारे के सारे आपसे आराम सोल्व हो जाएंगे। तो बस ये लगा लो 7 क्लास कस्टम की रिवीजन की और 3 क्लास हमारी होंगी एमसीक्यूज की, टोटल 10 क्लास में कस्टम पूरा खत्म हो जाएगा आपका। और अगर 10 क्लास अभी देख ली तो जितने भी कस्टम के क्वेश्चन बनेंगे, चाहे वो 5 बने, चाहे वो 8 बने, चाहे वो 7 बने, जो भी होंगे वो आपके आराम से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है जी। तो कस्टम हमारा साथ में चल रहा है, इनकम टैक्स ऑलमोस्ट हम रिवाइज कर चुके हैं, जीएसटी के टारगेट मैंने देने स्टार्ट कर दिए हैं, और जब मेरा अक्टूबर का मंथ खत्म हो जाएगा देन नवंबर और दिसंबर में ना फिर मैं आपके कुछ और एमसीक्यूज लेके आऊंगा यूट्यूब के ऊपर, उस एमसीक्यूज के फिर हम प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बट मैं ये चाहता हूं कि नवंबर के फर्स्ट वीक तक हम जीएसटी की रिवीजन भी पूरी कर लें, क्योंकि आज हमारा 11 अक्टूबर है, सफिशिएंट टाइम है, पूरा 1 महीना पड़ा है। तो कोशिश हम ये करेंगे 1 महीने में पूरा जीएसटी रिवाइज कर लें। हम टारगेट लेके चल रहे हैं कि 8 नवंबर तक हमारा जीएसटी रिवाइज हो जाए, इनकम टैक्स भी हमने कर लिया और कस्टम हमारा यूट्यूब पे चल रहा है, तो ये तीनों के तीनों हमारे अच्छे से रिवाइज हो जाएं। फिर उसके बाद ना सिर्फ हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे भर भर के, ठीक है ना। तो फिर अगर हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ना फिर आपके अंदर एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई अब एग्जाम कहीं से भी आ जाए मुझे कोई डर नहीं है, ठीक है जी। तो वो मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको अपने आप करा दूंगा, आप उसकी टेंशन मत लो, बस आप अपनी रिवीजन पे ध्यान लगाओ, अपना टाइम मैनेज करो, उसकी टेंशन छोड़ दो कि सर क्वेश्चन की प्रैक्टिस उसको मैं अपने बाद में करवा दूंगा, ठीक है। बट हाँ जो आईसीआईसीआई वाले पिछले 5 साल के क्वेश्चन जो मैंने स्टूडेंट दरबार में कराए हैं, आपसे मैं दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूं वो सब बच्चों ने जरूर करने हैं, ठीक है। और जिन बच्चों ने स्टूडेंट दरबार अटेंड किया है फिर तो बात ही खत्म हो गई, अगर नहीं किया सर आधे घंटे के सेशन है, अगर डेली भी सुन लोगे तो आपका बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा, ठीक है जी। चलो लो जी, अब मैं डाउट सेशन स्टार्ट करता हूं, जितना भी हमारे पास आधा पौना घंटा है, आधा घंटा वैसे पड़ा हुआ है अभी, तो फटाफट से अब मुझे बस नाम लिखने स्टार्ट कर दो जिस जिस बच्चे के डाउट हैं, और बाकी जिनके डाउट्स नहीं है वो जा सकते हैं। टारगेट मैंने आपको बता दिया, जिनके डाउट्स हैं वो यहां पर बैठे रहें और हम डाउट्स ले लें।
चलो जी वंदिता, वंदिता आप बोलो। वंदिता हेलो। हेलो सर। हाँ जी वंदिता। सर मेरा ये डाउट था, अदर सोर्स के चैप्टर में जो गिफ्ट की लिमिट 50,000 की है, अगर उसमें किसी एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया तो उस केस में भी 50,000 की लिमिट होगी कि 5,000 की लिमिट हो जाएगी? उस केस में 5,000 की लिमिट तब होगी जब वो इन द कोर्स और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट में देगा। मतलब अगर नॉर्मल लिखा हुआ है कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को उसकी वेडिंग पर, बर्थडे पर गिफ्ट दिया, फिर तो वो 50,000 की लिमिट लग जाएगी। ठीक है। अगर मान लो ये लिखा हुआ है कि जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट दिया, ठीक है ना, तो उस केस में फिर आपकी 5,000 की लिमिट लगेगी। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, ओके जी। अगला फिर मेरा डाउट है वंदिता के बाद आकृति। सर मेरा पीजीबीपी में सेक्शन 32 जो सक्सेशन ऑफ बिजनेस है, सेक्शन 32 सक्सेशन ऑफ बिजनेस, हाँ जी, उसमें सर मुझे जो हम डेप्रिसिएशन एलोकेट करते हैं प्रीवियस बिजनेस में और कन्वर्टिंग में, तो हाँ, किस तरीके से करते हैं वो चीज़ पूछनी। वो कैसे करते हैं? वो ऐसे करते हैं जैसे मान लो किसी कंपनी का अमलगामेशन हो गया। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो रिलायंस पेट्रोलियम कंपनी है, रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड अमलगामेट हो रही है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के अंदर। अब रिलायंस पेट्रोलियम ने ना एक एसेट परचेज की थी और अब वो अमलगामेट हो गई रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर। तो गवर्नमेंट ये बात कहते हैं कि अगर किसी कंपनी का सक्सेशन होगा ना, सबसे पहली बात तो आप ये मान के चलो कि अगर इनका अमलगामेशन ना होता तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना आता। आप ना नॉर्मल निकाल लो, अगर मान लो ये अमलगामेशन ना होता तो रिलायंस पेट्रोलियम को टोटल डेप्रिसिएशन कितना मिलता वो निकाल लो। अब जितना भी टोटल निकल के आया ना, अब आप ये चेक करो कि रिलायंस पेट्रोलियम ने कितने दिन उसको यूज किया, उतने दिन का रिलायंस पेट्रोलियम को दे दो, और जितने दिन रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड यूज करेगी उतने दिन का रिलायंस इंडस्ट्री को दे दो। अब मान लो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि ये रिलायंस पेट्रोलियम से रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में कन्वर्ट हुई 18 जुलाई 2020 को, तो अप्रैल से लेके 18 जुलाई तक दिन निकाल लो, फिर वो दिन डिवाइड बाय 365 मल्टीप्लाई टोटल डेप्रिसिएशन इतने दिन का दे दोगे रिलायंस पेट्रोलियम को, और जितने फिर बैलेंस दिन बचेंगे वो आप दे दोगे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को। ठीक है कृति? यस सर, एक और डाउट है सर मुझे क्वेश्चन में है। हाँ सर मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। हाँ जी, सर क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52। Mohit purchased an asset for scientific research in the previous year 910 for the 30 lakh. During the previous year 1920, the said asset ceased to be used for scientific research. Profit from business before depreciation 10 lakh and written down value of block of asset 1st April 20. The scientific research asset, if used for business, shall be eligible for depreciation 15%. Cost inflation index दिया हुआ है 148 and 289. Compute the total income. एक scientific research asset is sold 65 lakh, assuming it is sold without using for the business. अब यहाँ पे अगर उसने बिना बिजनेस में यूज किए किया तो इट मीन्स वो कैपिटल गेन निकलेगा। अब यहाँ पे सेल प्राइस तो हमारा 65 लाख है, ठीक है। अब उसकी कॉस्ट यहाँ पे कितनी है वो आप देख लो, 30 लाख। उसकी कॉस्ट है 910 में हमारी 30 लाख, और उसने प्रॉफिट है उसका यहाँ पे, चलो अब अगर 30 लाख है तो 30, इस पे कैपिटल गेन आएगा 6,41,892 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई ये आ रहा है 65, तो 6,41,892 कैपिटल गेन। यही आ रहा है आपका? यस सर। हाँ तो इन्होंने क्या किया हुआ ये
सर ये कैपिटल गेन के साथ साथ इन लोगों ने इनकम प्रॉफिट और निकाले हैं। वो तो उन्होंने टोटल इनकम निकाली है ना 43 लाख। इन्होंने मुझसे मांगा क्या है, उसने टोटल इनकम ही तो मांगी है। हाँ तो कैपिटल गेन तो 641,892 आ गया। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे हमें निकालना है प्रॉफिट हमारे बिजनेस का कितना आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक बार चेक करना उसके डिडक्शन हमें कितनी दी थी। अब यहाँ पे उसको हमने परचेज की थी 30 लाख की, उस टाइम हमने पूरा अलाउड कर दिया होगा। और यहाँ पे प्रॉफिट हमारे बिफोर डेप्रिसिएशन है 10 लाख के। ठीक है, और WDV हमारी है 20 लाख की। तो अगर WDV हमारी 20 लाख की है तो 20 लाख का डेप्रिसिएशन जो है माइनस में 15% अगर मैं करता हूं तो 17 लाख। अब 17 लाख में से अब ये हटा दो 10 लाख रुपए, जो 10 लाख रुपए उसने प्रॉफिट दे रखे ना बिफोर डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब देखो 10 लाख में से 3 लाख अगर आप डेप्रिसिएशन हटा दोगे ना तो हमारा प्रॉफिट 7 लाख बचेगा। मेरी बात समझ पा रहे हो आप? कि 20 लाख की वैल्यू है, 20 लाख का 15% निकाला डेप्रिसिएशन तो कितना आ गया, 3 लाख आ गया। उसने बोले प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन वो 10 लाख के हैं। तो अगर मैं 10 लाख में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दूंगा तो मेरे प्रॉफिट कितने बन गए, 7 लाख के। अब 7 लाख के तो मेरे ये प्रॉफिट हो गए। ठीक है, और 30 लाख के मेरे साइंटिफिक रिसर्च वाले। क्योंकि जब एक बात मुझे सोच के बताना, जब मैंने 30 लाख रुपए की एसेट परचेज की होगी तो 30 लाख मुझे डेबिट किए गए होंगे ना। अब मैंने वो साइंटिफिक रिसर्च वाला बिजनेस बंद कर दिया तो जितना भी मैंने डेबिट किया होगा वो मेरे हाथ में टैक्सेबल होगा पीजीपी के अंदर। तो 30 लाख और 7 लाख ये 37 लाख का तो प्रॉफिट ये हो गया। और जो कैपिटल गेन निकाले हैं 6 लाख समथिंग के, इनको टोटल करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, यस सर। ओके जी, थैंक यू सर। मेरा अगला फिर डाउट है शिवानी। यस सर। हाँ जी बोलो। सर बैड डेट्स के प्रोविजन समझ में नहीं आते। बैड डेट्स का ये है कि इनकम टैक्स में सेक्शन नंबर 3617 है, वो ये बात कहता है कि अगर आपने बैड डेट्स राइट ऑफ किए हैं डेटर के नाम से तो फिर तो P&L में डेबिट करोगे। अगर बैड डेट्स आपने राइट ऑफ किए प्रोविजन के नाम से फिर वो P&L में डेबिट नहीं होंगे। मतलब कहना ये चाह रहा हूं कि अगर मान लो एग्जामिनर ये बात बोले कि आपने बैड डेट्स राइट ऑफ किए प्रोविजन के नाम से तो अलाउड है या डिसअलाउड, तो आंसर आएगा डिसअलाउड। डिसअलाउड। अगर वो ये क्वेश्चन बोले कि बैड डेट्स अलाउड किए हैं डेटर के नाम से तो फिर वो अलाउड हो जाएंगे। और अगर वो ये बोले कि आपने बैड डेट्स अलाउड नहीं किए, आपने प्रोविजन क्रिएट किया, ठीक है, जैसे आपने अकाउंट्स में कई बार आपने एंट्री देखी होगी डेबिट में, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। अब वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट जो होता है ना वो इनकम टैक्स में कभी अलाउड नहीं होता, उसको हम डिसअलाउड करके चलते हैं। ओके सर। अब बोलो सर, ये जो बोलता है इसमें रिकवरी आप लेंगे तो किसी और को मिलेगा, ये बात नहीं समझ में आता सर। वो तो ये है जैसे मान लो बैड डेट्स अलाउड हो गए, मान लो आपने मेरे को 5 लाख रुपए देने थे तो आपने कहा मैं आपको 5 लाख रुपए नहीं दूंगी, जो करना है कर लो, तो मतलब आपके पैसे बैड डेट्स हो गए। जी सर। अब मैंने P&L में डेबिट कर लिए। अब मैंने YouTube पे ना कई बार वीडियो बना के डाल दी, कर्म फल भोगना पड़ता है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। आपको डर लग गया, आपने कहा कर्म तो मैंने अच्छा नहीं किया हुआ, ठीक है, तो आपके मन में डाउट उत्पन्न हो गया यार मैंने कर्म अच्छा नहीं किया, मुझे पैसे लौटाने हैं। आप मेरे पास 2 साल के बाद आ गए कि सर जो 5 लाख मैंने नहीं दिए थे ना, ये 5 लाख मुझसे ले लो, ठीक है। अब जब आप 2 साल के बाद आए ना तो मैंने वो बिजनेस मान लो बंद कर दिया था, अब मेरे बिहाफ पर मेरा बिजनेस मेरा बच्चा चला रहा है। ओके सर। अब देखो खर्चा तो मुझे अलाउड हुआ था, रिकवरी हो रही है मेरे बच्चे को, तो गवर्नमेंट कहती है उस केस में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि जिसको वो खर्चा अलाउड हुआ अगर उसी को रिकवरी होगी तब टैक्सेबल होगी। ओके सर। अगर रिकवरी किसी और को होगी ना तो उस केस में टैक्सेबल नहीं होगी। ओके वो ये चीज है। थैंक यू सर। सर इसमें 2 केस थी, एक पीके कमाल वाला, एक और डेटर वाला, वो भी क्लियर कर दीजिएगा। वो दूसरा केस तो ये था कि जैसे मान लो मैंने डेटर की एंट्री पास की, मैंने इनको सामान बेचा, मैंने एंट्री पास कर दी डेटर की, ठीक है। अब हुआ क्या, डेटर की एंट्री पास करने के बाद ना मैंने बिजनेस बंद कर लिया, मेरा बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है मेरा बच्चा, और डेटर उसने राइट ऑफ किए,
मतलब बैड डेट्स उसने राइट ऑफ किए। अब डेटर क्रिएट तो मैंने किए थे, राइट ऑफ उसने किए, तो सुप्रीम कोर्ट ये बात कहता है जिसने राइट ऑफ किए होंगे ना उसको हम डिडक्शन दे देंगे। ओके। तो मतलब इस केस में मेरा बच्चा जो है वो बैड डेट्स की डिडक्शन क्लेम कर सकता है, गवर्नमेंट कहती है हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर रिकवरी वाला एक बार और बता दीजिए ना। रिकवरी वाला ये है, अगर आपने P&L में डेबिट किया आपको ही रिकवरी होगी तो तब टैक्सेबल होगा, अगर रिकवरी किसी और को होगी तो टैक्सेबल नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ये बात कहता है। चलो जी अगला डाउट फिर शिवानी के बाद है वंदिता, आपका दोबारा डाउट है? वंदिता, बच्चा मेरे ख्याल से डाउट लेके चला गया। चलो उसके बाद श्रेया, आपका कोई डाउट है? आपका नाम यहाँ पे है। सर मेरा ये डाउट था जो मैंने अभी पूछा। ठीक है ओके जी। तृप्ति, आपका कोई डाउट है? यस सर मेरे को ना प्रिलिमिनरी एक्सपेंस वाले में डाउट है। सर उसमें हमारा राइट ऑफ करने का हमारे पास टाइम होता है 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में, और सर वो 5% कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट वाला जो प्रोविजन है वो थोड़ा समझ में नहीं आया। वो तो ये है कि जो प्रीलिमिनरी खर्चे होते हैं गवर्नमेंट कहती है जितने खर्चे होंगे उसको हम 5 इंस्टॉलमेंट के अंदर अलाउड करेंगे, बट जो तुम्हारे खर्चे निकल के आ रहे हैं ना वो तुम्हारी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट के 5% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। लेट्स टेक एन हाँ बोलो बोलो बोलो। नहीं तो सर ये पर ईयर वाला है कि मतलब जो 5% कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट आएगा उसी को 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में करेंगे? ये मतलब दोनों में से जो भी कम आएगा। ओके लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं एग्जांपल देता हूं। मान लो प्रीलिमिनरी खर्चे आपके आ रहे हैं 5 लाख, यस सर, और आपको कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट दी हुई है फॉर एग्जांपल 90 लाख। ओके तो उस 90 लाख का मैं 5% निकालूंगा तो कितना आएगा? 4.5 लाख। तो आपके खर्चे 5 लाख हैं, उसका 5% आ रहा है 4.5 लाख, तो आपको जो खर्चे अलाउड होंगे ना वो 4.5 लाख के होंगे। मींस कि 4.5 लाख को 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड करेंगे। यस और अगर 5% कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मान लो 5 लाख से ज्यादा होती तो फिर आपको 5 लाख अलाउड होते बस। ओके सर ठीक है। ओके सर थैंक यू। यस सर थैंक यू सर। ओके जी अगला फिर निकिता साहू, आपको कोई डाउट है जी? निकिता साहू। यस सर। हाँ जी बोलो। यस सर पीजीबीपी में ब्रोकर का क्या प्रोविजन है सर? किसका? ब्रोकर का। ब्रोकर को मतलब कि ब्रोकर का इनकम इसमें टैक्सेबल होता है कुछ समथिंग ऐसे? हाँ ब्रोकर की इनकम तो इसमें टैक्सेबल होगी। ब्रोकर तो अब सिंपल सी बात है, अगर आपका कमीशन या ब्रोकरेज लेना बिजनेस है तो आपको नॉर्मल बिजनेसमैन की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, आपके हाथ में टैक्सेबिलिटी होगी। बट कई केस में ऐसा होता है कि ये ना प्रिजम्पटिव स्कीम नहीं ले सकते 44AD वाली। ओके सर ठीक है, तो अदरवाइज तो नॉर्मल बिजनेसमैन जो कंप्लायंस फॉलो करते हैं वही सेम कंप्लायंस ये लोग फॉलो करेंगे। ओके सर लॉस ऑन फायर का भी डिडक्शन मिलता है सर पीजीबीपी में? इंश्योरेंस क्लेम लॉस ऑन फायर का आपको डिडक्शन तब मिलेगा अगर आपके बिजनेस की कोई एसेट जल गई है, उससे आपको लॉस हुआ है, बट अगर इंश्योरेंस कंपनी से कंपनसेशन मिल गया फिर उसके हाथ में कैपिटल गेन लग जाएगा। ओके सर। सर बिजनेस सेक्शन 35(1)(2) में हम लोग को जो ये साइंटिफिक रिसर्च वाले में सर अगर उसको बिजनेस के लिए साइंटिफिक रिसर्च करवा रहे तो उसको 35(1)(2) में तो डिडक्शन नहीं मिलता है? नहीं सर अगर बिजनेस के अलावा अगर कर रहे तो ना उसको मिलता है। 35 देखो उसमें ना रिसर्च नहीं होती 35(1)(2) में। 35(1)(2) में तो हम किसी को डोनेशन देते हैं। यस सर। और वो लोग काम कर रहे होते हैं पब्लिक वेलफेयर के लिए। यस सर। तो वो जो रिसर्च करते हैं वो रिसर्च होती है जनरल पब्लिक की। यस सर। तो अगर मैंने किसी को पेमेंट की है और वो लोग रिसर्च कोई और कर रहे हैं, उस रिसर्च का लिंक मेरे बिजनेस से नहीं, तो भी गवर्नमेंट कहती है कि आपको हम 35(1)(2) में अलाउड कर देंगे। ओके सर, मतलब अगर उसका लिंक हो तो भी हम लोग को मिल जाएगा? नहीं, बिजनेस से लिंक ना हो। ओ बिजनेस से लिंक ना होगा, अगर बिजनेस से लिंक हुआ सर तब तो 35(1)(2) का नहीं मिलेगा? 35(1)(2) का नहीं मिलेगा, फिर तो आप 35(2)AA के अंदर चले जाओगे, नहीं तो 35(1)(2)A जो है आप उसके अंदर चले जाओगे फिर। यस सर। सर 35D का प्रोविजन एक बार समझा दीजिए ना। 35D तो हमारा यही तो है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर जो मैंने अभी समझाया। ओके सर। ओके सर, ये वही है 35D तो। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके जी, अगला क्वेश्चन निकिता साहू के बाद है वंदना जोशी। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, बोलो जी क्या डाउट है?
सर मेरा डाउट अपील से है सर। वैसे मैंने पहले पूछा भी था बट इसमें कंफ्यूजन हो गया था सर। मैंने आपकी कोई मिसलेनियस करके आपने वीडियो डाली थी ना पहले, उसमें देखा था सर ये जो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में डेज हैं इसमें आपने 60 बताया था, और जो इसमें दरबार वाली वीडियो थी उसमें 90 था। तो सर कंफ्यूजन हो गया था कि क्या है। देखो 60 डेज ओनली फॉर स्पेसिफाइड केसेस। अगर मान लो मेरा कोई नॉर्मल केस है, अगर मान लो एग्जाम में बात कहते हैं कि भैया आपको सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी है, नॉर्मल केस में कुछ नहीं लिखा हो तो हम 90 दिन लिख के आएंगे। अच्छा सर। बट कुछ स्पेसिफाइड केस ऐसे भी होते हैं जिसमें गवर्नमेंट कहती है कि इसको हमें जल्दी केस सोल्व करवाना है, तो सर वो उसमें लिखा होगा कि ये स्पेसिफाइड केस है। यस वो ऑलवेज ये बात करेगा कि ये केस जो सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहा है वो गवर्नमेंट ने नोटिफाइड किया हुआ है, इस केस में डेट लिमिट कितनी होगी, फिर आपका 60 दिन आएगा। अच्छा फिर 90 नहीं आएगा। फिर अगर अगर नॉर्मल कहा हुआ है तो आप 90 डेज लिख के आओगे। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सो मच सर। ओके जी। अगला फिर मेरा क्वेश्चन अगला है तान्या राज, आपका क्या डाउट है? यस सर। बोलो। सर मैंने आपका 19 आवर्स का मैराथन लेक्चर्स देखा था, तो उसमें 2 सेक्शन था पीजीपीपी का, 43 सीबी एंड 43 AA। तो उस वक्त आपने मैराथन में बताया नहीं था, आपने कहा था कि जून के अमेंडमेंट सिलेक्शन में मैं डाल दूंगा, बट अमेंडमेंट नहीं, अमेंडमेंट लेक्चर के अंदर भी नहीं है क्योंकि वो फॉरेन एक्सचेंज की फ्लक्चुएशन के हैं, और फॉरेन एक्सचेंज की फ्लक्चुएशन जो है वो अभी आपके एग्जीक्यूटिव एग्जाम के लिए इतनी रेलिवेंट नहीं है। क्योंकि पहले क्या था 44 जो 43 सीबी है और 43 AA है, ये आपके एक्ट में इन्होंने डाल दिए। बट ये जो भी गवर्नमेंट ने इंसर्ट किए ना फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन के हैं, कि जो प्रैक्टिकल लाइफ में हम फॉरेन एक्सचेंज के अंदर फ्लक्चुएशन होती है, उस फ्लक्चुएशन में जो भी लॉस होता है उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे। ठीक है, तो उसके लॉस का ट्रीटमेंट जो है, उसकी कैलकुलेशन जो है वो भी आपके सिलेबस में है नहीं। ओके सर। सर एक और डाउट था, जैसे इन हाउस रिसर्च जो है अंडर सेक्शन 43(2)A, तो उसपे कैपिटल रेवेन्यू खर्चा सारा एक्सपेंस अलाउड हो जाता है 150% के रेट से, एक्सेप्ट लैंड एंड बिल्डिंग। हाँ जी। तो सर बिल्डिंग का जो एक्सपेंस होता है वो 35(1)(4) में अलाउ हो जाता है। हाँ जी, 35(1)(4) में 100%। यस सर। तो और सर जो बाकी सारा जो बाकी एसेट्स जो हैं, तो उसको हम क्या 35(1)(4) में अलाउ करेंगे या फिर 35(2)AB में? नहीं, 35(2)AB में अलाउड करेंगे ना, उन्होंने सिर्फ लैंड और बिल्डिंग बाहर की है। तो सर फिर 35(1)(4) में कौन कौन से एसेट्स होंगे? 35(1)(4) में तो इन हाउस रिसर्च नहीं होगा ना। अगर मैं किसी को पेमेंट कर रहा हूँ, वो मेरे बिजनेस के लिए रिसर्च कर रहा है, मान लो मैंने किसी को मशीन दी, वो मेरे बिजनेस के लिए रिसर्च कर रहा है, तो उस केस में मैंने कैपिटल खर्चा किया, और ये इन हाउस रिसर्च वाला तो है नहीं, ये 35(1)(4) के अंदर जाएगा। सर तो इन हाउस रिसर्च में बिल्डिंग का जो एक्सपेंस होगा वो 35 में अलाउ हो जाएगा? इन हाउस अगर आपका बिल्डिंग वाला खर्चा है तो 35(1)(4) में जाएगा। क्यों? क्योंकि 35(2)AB ने बाहर निकाल दिया। ठीक है, अगर इन हाउस रिसर्च का मतलब क्या है कि अगर कंपनी खुद रिसर्च कर रही है अपने बिजनेस के लिए, बट अगर कंपनी किसी से रिसर्च करवा रही है, उस केस में क्या होगा फिर? क्योंकि उस केस में 35(2)AB तो लगेगा नहीं, क्योंकि 35(2)AB तो तब लगेगा ना अगर आप इन हाउस रिसर्च करते हो। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया जी, एक कंपनी ना इन हाउस रिसर्च नहीं कर रही, किसी को उसने कैपिटल खर्चा पे किया है, फॉर एग्जांपल मशीन पे की है या फर्नीचर उसको दिया है। अब उस केस में कैपिटल खर्चा उसने इंकर किया, और कैपिटल खर्चा इंकर अपना खुद रिसर्च के लिए नहीं किया, दूसरी कंपनी को पेमेंट कर रही है, और वो कंपनी इसके बिजनेस के लिए रिसर्च करेगी। अब ये कैपिटल खर्चा जो आप अलाउड कहां पे करोगे? क्योंकि 2AB के अंदर तो आएगा नहीं, क्योंकि 2AB में क्या लिखा है? इन हाउस रिसर्च। तो फिर ये खर्चा जो होगा फिर वो 35(1)(4) के अंदर आ जाएगा। ओके सर। ओके जी। दिव्या अग्रवाल, दिव्या अग्रवाल कहाँ गया बच्चा? चलो उसके बाद फिर शालिनी। सर। हाँ जी। सर मुझे पीजीपीपी में एक टॉपिक पूछना है। बोलो। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ऑफ बैंक्स। सर इसमें लिखा हुआ है नीचे 8.5% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम की बात आपने लिखवाया था कि बिफोर दिस डिडक्शन, तो इसका क्या मीनिंग है? इसका मतलब ये है कि जब आप इनकम कैलकुलेट करोगे ना, तो उसमें इस डिडक्शन को माइनस नहीं करना। जैसे मान लो कई बार क्या होता है कि P&L आपको दिया हुआ है,
और उसमें उन्होंने ना प्रोविजन पहले से ही डेबिट किए हुए हैं, तो वो प्रोविजन आपको हटाने पड़ेंगे। मतलब गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जो 8.5% निकालना है ना, वो आपको ग्रोस टोटल इनकम का निकालना है बिफोर गिविंग दिस डिडक्शन, मतलब इस डिडक्शन को दिए बिना। तो अगर ये डिडक्शन दे रखी है ऑलरेडी तो उस डिडक्शन को हटाओगे, उसके बाद जो प्रॉफिट आएंगे उसका 8.5% करोगे फिर आप। और सर इसमें 10% भी ऐड करेंगे, वो एग्रीगेट एवरेज एडवांस। यस, वो आपको साथ में ऐड करना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो टोटल आएगा उतने आप P&L में डेबिट कर सकते हो। सर ये टॉपिक मुझे थोड़ा क्लियर नहीं है, एक बार आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे? इसके अंदर बस यही है, मेन बात ये है कि जो बैंकिंग कंपनी होती है, गवर्नमेंट ये बात कहते हैं कि नॉर्मल जो बैड डेट्स होते हैं, जैसे इनकम टैक्स में कभी प्रोविजन अलाउड नहीं होते, हमेशा गवर्नमेंट कहती है कि बैड डेट्स अलाउड है। अब बैंकिंग कंपनी का पीछे आपने देखा होगा, बैंकिंग कंपनी का ना एनपीएस बहुत सारा बन गया था, तो बैंकिंग कंपनी कहती है हमारा तो बिजनेस है भाई, हमारे बिजनेस में तो हम प्रोविजन बनाएंगे ही बनाएंगे ना, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर किसी ने बैंक से पेमेंट ली है, पैसा लिया है, अब उसका पैसा आएगा नहीं आएगा वो तो हमारा डाउट ही रहेगा हमेशा, तो उस केस में हमें प्रोविजन तो बनाने पड़ेंगे। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, एक सेक्शन इंसर्ट कर दिया 3617A, तो उसमें गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम बैंकिंग कंपनी को इतना प्रोविजन अलाउड कर देंगे। अब बैंकिंग कंपनी ने अकाउंट्स में कितना डेबिट किया वो हमें नहीं पता, बट इनकम टैक्स में जो परसेंटेज यहाँ पे दिए ना, उतने परसेंटेज आप डेबिट कर सकते हो। अगर उससे ज्यादा डेबिट किया है तो उसको डिस अलाउड करके ये अलाउड करोगे, और अगर डेबिट ही नहीं किया तो मैक्सिमम जो डेबिट करोगे ना वो इतने परसेंट तक करोगे, ये उस सेक्शन में लिखा हुआ है बस। ओके सर। सर एक और डाउट है सर, कैपिटल गेन में जो 111A वाला सेक्शन है उसमें एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख वाली हम यूज कर सकते हैं, जैसे अदर इनकम हमारी नील है तो? यस कर सकते हो, बट सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल और HUF वाले केस में, और किसी केस में नहीं। और सर LTCG में भी हम एग्जेम्पशन लिमिट यूज कर सकते हैं? यस कर सकते हो सर। और वो आपने सेक्शन 54 के लिए बोला था कि चार्ट टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है, मैंने चेक कर लिया लेकिन मुझे मिला नहीं है वो। आप अगर 100 पेज की समरी देखोगे ना, जो मैंने 100 पेज की समरी बना के डाली है इनकम टैक्स की, उसके लास्ट में आप देखोगे आपको मिल जाएगा सेक्शन 54 वाला चार्ट जी डाला हुआ है? जी। ओके सर। ओके जी। सर एक और डाउट है। हाँ जी सर, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी हम कौन सी मानेंगे, मतलब जब जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं, जब ट्रांसफर, ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी तब लगेगा जब आपको टैक्स तब देना पड़ेगा जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। ओके सर। और सर ट्रांसफर कब मानेंगे? जब पोजेशन दोगे लैंड का। ओके सर। ओके, थैंक यू सर। ओके जी। यशिका। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। हाँ जी बोलो। सर मेरा बहुत बेसिक डाउट था। बोलो सर, ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम और ड्यूटी फ्री रिप्लेनिशमेंट सर्टिफिकेट, इन दोनों का मीनिंग क्या है? ये होता ये है कि प्रैक्टिकल लाइफ में जब कोई पर्सन एक्सपोर्ट करता है तो उसके एक्सपोर्ट करने पर गवर्नमेंट कई सारे इंसेंटिव देती है। अब वो हर एक्सपोर्टर को ना अलग अलग इंसेंटिव मिलते हैं, क्योंकि अलग अलग गुड्स पर गवर्नमेंट ने अलग अलग इंसेंटिव निकाले हैं। जैसे मान लो गवर्नमेंट कहती है कैलकुलेटर एक्सपोर्ट करोगे तो ये इंसेंटिव मिलेगा, रिमोट एक्सपोर्ट करोगे तो इंसेंटिव मिलेगा। ऐसे आपका ड्यूटी फ्री रिप्लेनिशमेंट सर्टिफिकेट होता है और एक ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक होता है। अब इसका मतलब ये होता है, गवर्नमेंट कहते हैं विवेक कि अगर मान लो तूने 100 लाख रुपए के ये माउस एक्सपोर्ट किए ना, तो हम तुझे 10% की पासबुक दे देंगे। अब अगर मान लो मैंने एक्सपोर्ट किए, ये मान लो माउस मैंने एक्सपोर्ट किए 120 लाख के, अब अगर 120 लाख का 10% निकालूंगा तो 12 लाख आएगा। अब 12 लाख की ना मुझे पासबुक मिल जाएगी। इस पासबुक का मैं यूज क्या करूंगा, गवर्नमेंट कहते हैं जितने की तेरे पास पासबुक है ना, उतनी वैल्यू का अगर तू गुड्स इंपोर्ट करेगा तो उस इंपोर्ट पर तुझे ड्यूटी पे नहीं करनी। मतलब मेरे एक्सपोर्ट करने पर मुझे फायदा किस चीज का मिल गया, इंपोर्ट करने का मिल गया। अब आप ये बात बोलोगे सर मान लो अगर आप इंपोर्ट करते ही नहीं हो तो आप इसको यूज कहां करोगे, क्योंकि यूज तो होगा ही नहीं है। तो फिर गवर्नमेंट ये बात कहती है इस पासबुक को और इस सर्टिफिकेट को ना आप ट्रांसफर भी कर सकते हो किसी दूसरे को जो इंपोर्ट करता हो। अब सोच के बोलना, जब मैं उसको ट्रांसफर करूंगा तो ऑब्वियस बात है प्रॉफिट तो कमाऊंगा ना। तो गवर्नमेंट ये बात कहते हैं कि फिर जो प्रॉफिट तुम इससे कमाओगे वो सारे तुम्हारे टैक्सेबल हो जाएंगे पीजीपी के अंदर। ओके सर। ठीक है हाँ सर। सर एक डाउट नहीं था, कोई प्रॉब्लम आपसे शेयर करनी थी। सर मैंने आपकी इनकम टैक्स की बुक और जीएसटी की बहुत लेट मंगाई अक्टूबर के मंथ में, और दिसंबर में एग्जाम है और मेरा ज्यादा अभी पढ़ के कुछ हुआ नहीं है, और इनकम टैक्स का आपका रिवीजन भी जैसे मतलब अभी कंप्लीट हो गया, तो मैं कैसे करूँ अभी? इनकम टैक्स का रिवीजन वीडियो
हाँ सर, आपने अभी मतलब पूरे रिवीजन कंप्लीट कर लेना इनकम टैक्स का, तो फिर अब मैं कैसे करूँगा? अरे कैसे करूंगी? तो 19 घंटे की रिवीजन क्लास देख लो आप, जो यूट्यूब पे अवेलेबल है। हाँ वो देख लो, उससे काफी अच्छी रिवीजन हो जाएगी अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो। ठीक है सर। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सो मच सर। ओके जी। हाँ जी भवेश, आपका क्या डाउट है? सर मेरा डाउट ऐसा है कि हमारा जो सेक्शन 40A उसमें सर जो अपना आउटसाइड इंडियन रेसिडेंट रहता है सर, उसको आउटसाइड इंडिया हम पेमेंट करते कोई भी, तो उसके सर टीडीएस वाला जो प्रोविजन है सर उसका वाला और इंडियन वाला, वो प्रोविजन में सर अलाउड कब होगा वो समझ में नहीं आ रहा सर। डिसअलाउड पता चल गया कि नहीं भरा, और अलाउड उसका तब और होगा, पेमेंट अलाउड तब होगा जिस साल आप टीडीएस की पेमेंट कर दोगे ना, उस साल अलाउड हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने आपको आज पेमेंट की है, मेरे को टीडीएस काट के आज जमा करवाना था, मैंने जमा नहीं कराया तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, इस साल तो उस खर्चे को पीएनएल में डेबिट नहीं कर सकता। हाँ। अब मैंने क्या किया, अगले साल ना मान लो जून के महीने में वो टीडीएस जो मैंने जमा नहीं करवाया था वो जमा करवा दिया, तो जो खर्चा मुझे इस साल अलाउड नहीं हुआ था ना, वो अगले साल के पीएनएल में डेबिट हो जाएगा। ओके सर, ओके सर। ठीक है, मुझे लगा सर एक बार डिसअलाउड हो गया तो होगा ही नहीं ऐसा। नहीं नहीं, वो सिर्फ तब है अगर सैलरी पे कर रहे आउटसाइड इंडिया। हाँ मतलब अब ये अभी सर ड्यू डेट के बाद में पे किया, मतलब सर टीडीएस ड्यू डेट के बाद में पे किया तो फिर उसका वो डिसअलाउड होगा सर, मतलब उसका पे उसका ये मिलेगा नहीं। हाँ, अगले साल भी नहीं मिलेगा। नहीं 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 नहीं, नहीं नालायक, अगर रिटर्न की जो ड्यू डेट होती है, गवर्नमेंट ये बात कहती है कि टीडीएस काट के ड्यू डेट तक जमा करा दो तो खर्चा तुम्हें इस साल अलाउड हो जाएगा। हाँ सर। और अगर तुम ड्यू डेट तक जमा नहीं कराते तो खर्चा तुम्हें इस साल अलाउड नहीं होगा। अब ओके सर। इस साल अलाउड ना होने का मतलब ये नहीं है कि वो कभी भी अलाउड नहीं होगा। ओके सर। गवर्नमेंट कहती है फिर जिस साल तुम टीडीएस जमा करा दोगे ना, उस साल वो अलाउड हो जाएगा। हाँ सर, वही वही। ठीक है जी, वो ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, थैंक यू सर। रेसिडेंट वालों को होगा ना अलाउड? नहीं, नॉन रेजिडेंट वालों को भी अलाउड हो जाएगा। नॉन रेजिडेंट को होता क्या है, मान लो मैंने एनआर है, आप एनआर हो, मैंने आपको पेमेंट की है और मैंने टीडीएस नहीं काटा। ओके। मैंने आपको रेंट पे किया, मैंने टीडीएस नहीं काटा, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, ये रेंट 100% डिसअलाउड है। बट मैंने अगले साल टीडीएस काट के जमा करवा दिया तो गवर्नमेंट कहते हैं फिर एक खर्चा तुम्हें अगले साल अलाउड हो जाएगा। रेजिडेंट वाले केस में रेशो होती है 70% और 30% की। ठीक है ना, रेजिडेंट वाले केस में क्या होता है, 70% अलाउड होता है, 30% डिसअलाउड होता है। और जो ये 30% डिसअलाउड होता है, ये भी अलाउड कब होता है, जब मैं टीडीएस काट के जमा करवा देता हूँ। ठीक है, ओके सर। ओके जी। अगला क्वेश्चन फिर है भवेश के बाद राम अवतार, क्या डाउट है आपका? राम अवतार सर मेरे को ये जो हेलो सर। हाँ जी सर, वो सेक्शन 50 है ना, स्पेशल प्रोविजन इन केस ऑफ, के अंदर सर ये थोड़ा समझ में नहीं आया पिक्चर, अभी बाकी है ये वाला। उसके अंदर तो यार ये है कि अगर तुम्हारा बिजनेस का ब्लॉक ऑफ एसेट बना हुआ है, अगर तुमने उस ब्लॉक में से कोई एक आधी एसेट बेची है, मतलब सारा ब्लॉक नहीं बेचा, तो उस केस में गवर्नमेंट ये बात कहती है जो बैलेंस तुम्हारी वैल्यू बचेगी, या तो वो WDV बचेगी और या वो तुम्हारा गेन निकल के आएगा। जैसे मान लो एक ब्लॉक में 5 एसेट हैं, उन पांचों की वैल्यू है 10 लाख। अब आपने उस 10 में से, उस मान लो 5 एसेट में से 3 एसेट बेच दी 12 लाख की। अब 5 में से 3 एसेट बेची, 2 तो बची हैं, और उन पांचों की कॉस्ट थी 10 लाख, आपने बेच दी 12 लाख की, तो 2 लाख का प्रॉफिट हो गया। बोलो हाँ। हाँ सर। हाँ, तो उस 2 लाख को बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, ओके। बट अगर 10 लाख की वैल्यू थी, आपने बेची 8 लाख की, तो गवर्नमेंट कहती है जो 2 लाख वैल्यू बची है तुम्हारी WDV है, क्योंकि अभी तुम्हारी एसेट बची है उसके अंदर। बोलो हाँ। हाँ सर। हाँ हाँ। हाँ, और अगर आपने पूरा ब्लॉक ही बेच दिया, मतलब आपने ब्लॉक की सारी एसेट ही बेच दी, मान लो जितनी एसेट थी सारी बेच दी, हाँ सर, तो उस केस में या तो गेन आएगा या लॉस आएगा। उस केस में WDV आ ही नहीं सकती। पूरी मतलब पूरी बेच दी तो लॉस आएगा या फिर गेन आएगा, WDV नहीं आएगा? नहीं, WDV आ ही नहीं सकती ना, क्योंकि अब ब्लॉक में कोई एसेट तो है नहीं, तो WDV कैसे निकालोगे फिर आप? ओके सर, ओके। ठीक है जी, ओके सर, थैंक यू सर। ओके जी। निकिता, क्या डाउट है आपका? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी।
सर मेरे को ये वाला पूछना था, सेक्शन 28 में जो आपने मैराथन में कराया था, एनी इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन रिसीव बाय पार्टनर फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म टू द एक्सटेंट अलाउड अंडर सेक्शन 40 सबसेक्शन बी टू फर्म। इसका मतलब तो ये है कि जितना फर्म के हाथ में सैलरी, रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट अलाउड होगा उतना पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे आपने 40B, अभी किसी बच्चे से मैंने पूछा था तो 40B के अंदर बताया था ना कि पहले 3 लाख के बुक प्रॉफिट का ये ट्रीटमेंट करेंगे, देन ये ट्रीटमेंट करेंगे। तो अब मान लो जितना फर्म के हाथ में अलाउड है, मतलब फर्म के हाथ में उन्होंने क्या कर दिया, P&L में डेबिट कर दिया, फर्म के प्रॉफिट कम हो गए। अब गवर्नमेंट कहते हैं फर्म को तो अलाउड हो गया, बट जो पैसा पार्टनर को मिला उसके हाथ में तो टैक्सेबल होगा ना, क्योंकि एक जगह तो टैक्स लगाएंगे ना। यस सर। तो जितना फर्म के हाथ में अलाउड है उतना पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल है, और जितना फर्म के हाथ में डिसअलाउड होगा उतना पार्टनर के हाथ में एग्जम्प्ट होगा। तो मतलब टैक्सेबिलिटी दोनों में से एक के हाथ में आएगी, दोनों के हाथ में नहीं आएगी। ठीक है। इनकम, यस सर। सर दूसरा डाउट है, इनकम ड्राइव बाय अ ट्रेड प्रोफेशनल और सिमिलर एसोसिएशन फ्रॉम स्पेसिफिक सर्विस परफॉर्म बाय इट्स मेंबर। वो तो ये है कि अगर आप वोकेशन से इनकम कमा रहे हो, आप सिमिलर प्रोफेशन कोई कर रहे हो उससे इनकम कमा रहे हो, तो गवर्नमेंट ये बात कहती है उसकी टैक्सेबिलिटी जो होगी वो भी आपकी पीजीपी के अंदर निकल के आएगी। ठीक है। वो आपको पता ना आएगी क्या चीज, क्या कह रहे हो? स्पेशल टैक्सेबल में आएगी आपकी आवाज, कॉमन टैक्सेबल में आएगी या स्पेशल टैक्सेबल? नहीं, नॉर्मल टैक्सेशन में आएगी। नॉर्मल टैक्स लगेगा जो हमारा नॉर्मल बिजनेस में लगता है। मैं ना स्पेसिफिक सर्विस परफॉर्म। आपकी आवाज कट रही है बहुत ज्यादा। ठीक है। नहीं, अभी क्लियर नहीं आ रही, आपकी आवाज कट के आ रही है, मतलब वर्ड नहीं सुन रहे पूरे। हेलो हेलो, आपकी आवाज ना कट रही है, या तो एक बार ऐसा करो एग्जिट करके फिर एक बार एंट्री लो, उसके बाद मैं डाउट लेता हूं आपका। अगला डाउट फिर है जिया। जिया कहाँ गया बच्चा? जिया नहीं है। चलो विधि। हाँ जी सर। हाँ जी बोलो। हाँ जी सर, मेरे को ये पूछना है, आपने 50C कराया था ना सर पीजीपीपी में? हाँ जी, 50C कैपिटल गेन में कराया था। हाँ सर, ये तो पीजीपी मतलब सर आपने कराया तो पीजीपीपी उसमें था ना बीपी में? नहीं, मैंने सेक्शन 50 पीजीपी के अंदर कराया था। 50C जो है वो तुमने कैपिटल। हाँ हाँ जी हाँ। सर, उसमें एक नोट लिखवाया था आपने कि एफएमवी जब ज्यादा होती है हमारी एसडीवी से, हाँ, तो सर हम केस रेफर करते हैं अपने वैल्यूएशन ऑफिसर को। तो सर मेरे को ये समझ नहीं आया ऐसे किस केस में होता है? ऐसा उस केस में होता है जैसे कई बार क्या होती है, जैसे आज के टाइम में कई जगह, अब देखो मार्केट में इस टाइम कोई प्रॉपर्टी लेने वाला है ही नहीं क्योंकि पैसा ही नहीं है, कोरोना की प्रॉब्लम चल रही है। हाँ जी हाँ ठीक है। अब एसडीवी तो एसडीवी वैल्यू तो गवर्नमेंट ने कम नहीं की ना, एसडीवी तो सेम ही है, बट मार्केट वैल्यू गिर चुकी है। तो और एक तो केस ये हो गया, चलो ये तो बहुत कम केस होगा कि 100 में से, जैसे इस बार पहली बार ऐसा साल आया कि वो साल ही पूरा बेकार जा रहा है। हाँ जी हाँ जी। ठीक है। अब बच्चा कहता है सर इस साल को छोड़ दो, नॉर्मल बताओ नॉर्मल कैसे होता है? तो नॉर्मल ये तब होता है कि जब कोई पुराना टेनेंट बैठा रहता है, जैसे मान लो एक टेनेंट हो गया, उसको 100 साल हो गए या 50 साल हो गए, वो भी उठा नहीं वहां से। हाँ जी। तो मे भी आपको बताओ, हम पुराने किराएदार को ना ऐसे नहीं उठा सकते। हाँ जी। हमें लो, क्योंकि इंडिया का लॉ ये बात कहता है कि अगर कोई किराएदार 12 साल से ऊपर बैठ गया ना, आपको उसको उठाने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी लॉ से। हाँ जी सर। अब सोच के बोलना, वो किराएदार उठ के राजी नहीं है। हाँ जी अब अगर वो किराएदार नहीं उठ रहा तो क्या वो बिल्डिंग कोई मार्केट में मेरी लेगा? कोई भी नहीं लेगा। नहीं सर। क्योंकि जो वो लेगा उसको किराया मिलेगा, बिल्डिंग तो बेच नहीं सकता वो। हाँ जी। तो गवर्नमेंट कहते हैं इस प्रॉपर्टी की ना मार्केट वैल्यू बहुत कम होगी, बट इस प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी तो होगी। हाँ जी हाँ जी। तो अब गवर्नमेंट कहती है कि इस केस में क्या होगा कि अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी स्टैम्प ड्यूटी ज्यादा है और एफएमवी कम है, तुम अपना केस रेफर कर दो वैल्यूएशन ऑफिसर के पास।
ओके सर। और फिर जो इसकी एक्चुअल वैल्यू निकल के आएगी उसके बेस पे फिर कैलकुलेशन कर लेना। और सर एक और सर, जैसे ये एसडीबी है जो सर, ये वही तो होती है जैसे हम अपना मकान का ही रजिस्ट्रेशन कराया हमने सर, जो हमें वो पेपर मिलते हैं जिन पे वो स्टैंप लगी रहती है ऊपर, वही तो है ना सर? हाँ जी। ओके सर। और सर एक और है सर, सेक्शन 33AB जो है सर, डिडक्शन मिलती है हमें 40% इन केस ऑफ नाबार्ड बैंक। सर ये भी मेरे को समझ नहीं आया। ये तो ये है जैसे आज एक बैंक है एग्रीकल्चर के लिए नाबार्ड। हाँ जी सर। तो आज गवर्नमेंट इनको प्रमोट करने के लिए ना लोगों को कहती है कि आप इस बैंक में ना पैसा डिपॉजिट कराओ। हाँ जी सर। अब कोई बिजनेसमैन बोलेगा कि मैं पैसा डिपॉजिट क्यों कराऊं? हाँ जी सर। तो गवर्नमेंट ये बात बोलती है कि आप पैसा डिपॉजिट कराओ, जितना पैसा आप डिपॉजिट कराओगे या तो वो या जो तुम्हारे बिजनेस की इनकम निकल के आ रही है उसका 40% हम तुम्हें डिडक्शन दे देंगे। ओके सर। अब अगर मुझे डिडक्शन मिलेगी तो मेरे प्रॉफिट कम होंगे। हाँ जी सर। प्रॉफिट कम होंगे तो टैक्स कम होंगे। तो कई लोग इसको देख के यहाँ पे आ जाते हैं फिर। ठीक है सर। और सर एक क्वेश्चन था सर, ये बुक में है इलस्ट्रेशन नंबर 9 सर, इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एडवर्टीजमेंट इन द पब्लिश्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी। तो सर ये तो प्लस होता है ना? ऐड होता है। हाँ जी। तो सर इसमें सर माइनस का रखा है, मेरे को समझ नहीं आया क्यों हुआ है। नहीं, डिसअलाउड होगा सेक्शन नंबर 37(2)B में। हाँ जी। तो सर इसको बुक में लेस की जगह प्लस ही कर दो ना? जी प्लस होगा। ओके सर। और सर एक और पूछना सर, जो एक था ना कि हॉस्पिटल में अगर 100 बेड होते हैं। हाँ जी हाँ जी। तो सर अगर वो बाद में हमने बेड बढ़ा लिए, नहीं सर अभी जैसे मैंने भी स्टार्टिंग की है अभी सर 50 है और सर थोड़े दिन बाद मेरी 100 हो गई, तो सर जब भी मिल जाएगा वो? हाँ मिल जाएगा, मिल जाएगी, मिल जाएगी। ओके सर, ओके सर। और सर एक और भी था, हाँ सर 37(1) में सर ऊपर तो लिख दिया इन्होंने कि ऑल एक्सपेंडिचर होते हैं हमारे, और सर नीचे जाके लिख दे कि सिर्फ और सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर ऐसे क्यों? नालायक, नीचे लिखा है कैपिटल नहीं होते। हाँ मतलब सर फिर ऐसा क्यों किया इन्होंने? वो इसलिए किया क्योंकि अगर कैपिटल भी यहाँ अलाउड कर देंगे फिर तो दो जगह खर्चे अलाउड हो जाएंगे ना, एक तो डेप्रिसिएशन और एक यहाँ पे। और सर ऊपर लिख दिया इन्होंने ऑल एक्सपेंडिचर। देखो ना, जब भी लो बनता है, लो बनता कैसे है, जब इन्होंने ऑल एक्सपेंडिचर लिखा तो उनको ना ये नहीं पता था कि इंडिया के लोगों का माइंड बहुत तेज चलता है। तो इंडिया के लोगों ने अपना माइंड तेज चलाया। इंडिया के लोगों ने क्या किया, उन्होंने बोला जी ठीक है ऑल का मतलब सारे, तो मैं क्या करूंगा डेप्रिसिएशन भी क्लेम करूंगा और कैपिटल खर्चा यहाँ भी अलाउड करूंगा। अब गवर्नमेंट ने कहा कि भैया हमारी इंटेंशन ये थी कि ऑल का मतलब वो खर्चे जो तुम्हें पहले कहीं अलाउड नहीं हुए। हाँ जी सर। अब इंडिया के लोगों ने बोला जी ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? हाँ जी सर। तो फिर गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया कि देखो ये हमने लिख दिया अब। ठीक है, तो इस तरह से लो बनता है। ओके सर। सर एक सेक्शन 44A में न्यू एसएससी वाला पॉइंट था। 44A में सर कुछ 44AA में। हाँ जी। हाँ उसमें क्या पॉइंट था? वो वाला मेरे को समझ नहीं सर, न्यू एसएससी था उसमें कोई पॉइंट। 44AA तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाला है। सर पता नहीं, मैंने लिख रखा है, मैंने क्या लिखा है सर, फिर रहने दो उसको। और सर एक और बात पूछनी है सर, जो हम पीएफ में पैसा डालते हैं वो हमारा एम्प्लॉय भी डालता है और हमारा एम्प्लॉय भी डालता है। तो सर ऐसे तो अगर मेरी सैलरी सपोज 1 लाख है और सर मेरी से कटेगा थोड़ा, तो सर ऐसे तो एम्प्लॉयर को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा ना उससे मुझे? अगर ये सर वो भी सर ये वो भी मेरी सैलरी से ही काटते हैं जो एम्प्लॉयर जमा करवाता है। हाँ जी सर। नहीं, वो अपने तरफ जमा कराएगा, बट इसका मतलब ये थोड़ा है कि आपकी सैलरी जितनी आप भर भर के पीएफ में डालते रहो ताकि एम्प्लॉयर भी इतना डाल दे। मतलब सर एक लिमिटेड परसेंटेज होती है। परसेंटेज हर कंपनी की परसेंटेज होती है, नहीं तो ऐसा तो फिर हर आदमी क्या करेगा, वो कहेगा मेरी सारी सैलरी पीएफ में डाल दो, लो आप भी डाल दो। वही सर, वही सोच। नहीं ऐसा नहीं होता। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। ओके जी, वेलकम जी। अच्छा, अब काफी सारे, एक मिनट रुक जाओ, अब काफी सारे बच्चों के डाउट्स पड़े हैं, तो आज मैं इतने डाउट्स नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मेरा प्रोफेशनल का सेशन है अभी। तो मैं एक बच्चे का अब लास्ट डाउट ले रहा हूँ बस, निकिता का ही। अब जिनके डाउट्स पेंडिंग पड़े हैं मैं इस वीक के बीच में कोई भी एक दिन आपको बता दूंगा, उसमें आप डाउट्स ले सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि मेरा प्रोफेशनल का सेशन है वो मिस हो जाएगा, तो उनकी भी रिवीजन है और उनका भी डाउट है। तो इस वीक के बीच में कभी भी आपको बता दूंगा यूट्यूब पे आके, ठीक है। आपके जो बैलेंस डाउट्स होंगे आप उस दिन आ जाना, और जिन बच्चों के डाउट्स पेंडिंग हैं तो उस दिन आके डाउट्स अपना क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। लो जी ज्योति, आप निकिता अपना लास्ट डाउट पूछो।
सर ये वाला ट्रेड और प्रोफेशनल वाला मैंने बोल रही थी कि वो स्पेसिफिक टैक्सेबल होता है या नॉर्मल टैक्सेबल होता है? स्पेसिफिक टैक्सेबल और नॉर्मल टैक्सेबल मैं समझ नहीं पा रहा, स्पेसिफिक टैक्सेबल क्या होता है? सर आपने लिखवाया था अपने मैराथन में कि इनकम ड्राइव बाय ट्रेड प्रोफेशनल और सिमिलर एसोसिएशन फ्रॉम स्पेसिफिक सर्विस परफॉर्म बाय मेंबर। नहीं नहीं, वो तो टैक्सेबल जो होगा वो तो मतलब पीजीपी में दो तरह की टैक्सेशन होती है, या तो प्रिजम्पटिव या नॉर्मल। ठीक है, अब ये जो टैक्सेबल सेक्शन नंबर 28 में जितने भी पॉइंट हैं वो सारे के सारे नॉर्मल टैक्सेशन के ही हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है सर, फिर मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी, आप है ना, और अभी हाँ चले जाइए। ओके जी। और याशिका ने एक पूछा कि सर मुझे सिर्फ इतना पूछना था कि आप इनकम टैक्स के एमसीक्यूज करवाओगे प्लीज। इनकम टैक्स के मैंने इतने सारे एमसीक्यू स्टूडेंट दरबार के अंदर करवा दिए, इसकी कोई हद नहीं है, तो आप उसको देख सकते हो। उसके अंदर बहुत सारे एमसीक्यूज हैं। हाँ, नवंबर के महीने में भी कराऊंगा, मैंने कमिटमेंट की है, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कराऊंगा, बट मेजरली मैं करा चुका हूँ, तो आपको स्टूडेंट दरबार ही बार बार देखने हैं। ओके सर, थैंक यू सर। यस। और एक बच्चे ने पूछा है, निष्ठा ने, जीएसटी का रूल नंबर 42, 43 एप्लीकेबल है न्यू सिलेबस के लिए? नहीं है, रूल नंबर 42, 43 आपके न्यू सिलेबस में एग्जीक्यूटिव में एप्लीकेबल नहीं है जी। ठीक है जी, वो प्रोफेशनल के अंदर है। ठीक है, चलो तो फिर यार बाकी मुलाकात करूंगा मैं अब वीक के बीच में कभी भी आपको बता दूंगा। ठीक है, जिन बच्चों के डाउट्स पेंडिंग हैं उनके लिए सॉरी, बट मेरा टाइम ऑलमोस्ट ज्यादा ही हो गया, मैंने 12 बजे तक कहा था, क्योंकि मेरा नेक्स्ट सेशन भी है। वीक के बीच में आपको बता दूंगा, अपने डाउट्स आप वहां पे ले लेना। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे को। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। थैंक यू सर, जय हिंद सर, बाय बाय, थैंक यू सर, बाय बाय जी, थैंक यू सर, बाय बाय, टेक केयर, बाय जी, बाय बाय बाय, थैंक यू सर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय जी, थैंक यू सर, बाय सर, बाय बाय।